हेलो बच्चों, तो इस चैप्टर को थोड़ा बढ़ाते हैं आगे। और यहाँ पे मैं जिस क्वांटिटी के बारे में बात कर रहा हूँ वो है आपका एंगुलर मोमेंटम। देखो, आपने मोमेंटम के बारे में पढ़ा होगा। आपने जो मोमेंटम के बारे में पढ़ा है लीनियर मोशन के लिए या ट्रांसलेशन मोशन के लिए, अब हम उसे लीनियर मोमेंटम बोलेंगे। जो लीनियर मोमेंटम आपने पढ़ रखा है पी, उसका फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। मास इंटू वेलोसिटी, ये लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला है। इसे अब तक तुम मोमेंटम बोलते आ रहे थे, पर क्योंकि अब दो टाइप का मोमेंटम होता है, लीनियर मोशन के लिए लीनियर मोमेंटम होता है और रोटेशनल मोशन के केस में हम अब एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे। उसी का एक एनालोगस क्वांटिटी आपका रोटेशनल मोशन या फिर सर्कुलर मोशन के केस में भी आपका एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। अब ये एंगुलर मोमेंटम का मतलब क्या है, फॉर्मूला क्या है, ये थोड़ा सा समझते हैं। फिलहाल यहाँ पे आपको बता दूं कि ये मोमेंटम, देखो बॉडी के पास अगर वेलोसिटी है तो उसके पास मोमेंटम होगा, और जिस डायरेक्शन में याद रखना वेलोसिटी होता है उसी डायरेक्शन में मोमेंटम होता है। मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन मास स्केलर क्वांटिटी है तो उसका डायरेक्शन से तो कोई लेना देना है नहीं, तो वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही मोमेंटम होगा। तो अगर मान लो किसी बॉडी के पास मोमेंटम है तो हम एंगुलर मोमेंटम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो एक सिंगल पार्टिकल की बात करेंगे, अबाउट अ पॉइंट बोलेंगे। जनरली अगर मैं एक पॉइंट के अबाउट बात करता हूँ, एक सिंगल पार्टिकल की बात करता हूँ, तो हम अबाउट अ पॉइंट मोमेंटम कैलकुलेट करते हैं। मान लो एक सिंगल पार्टिकल ही है और उसका अगर मान लो कुछ ना कुछ मोमेंटम है किसी डायरेक्शन में, ये मान लो पार्टिकल है, इसके पास मोमेंटम है किसी डायरेक्शन में, मान लो इस डायरेक्शन में ये जा रहा है बॉडी और इस डायरेक्शन में इसके पास मोमेंटम है। मोमेंटम है मतलब मास इनटू वेलोसिटी। इस डायरेक्शन में इसके पास एक वेलोसिटी है। अगर हम इसका मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो एंगुलर मोमेंटम को डिफाइन देखो कैसे किया गया है। एंगुलर मोमेंटम सिंगल पार्टिकल के लिए अबाउट अ पॉइंट डिफाइन होता है। अबाउट अ पॉइंट, अगर एक सिंगल पार्टिकल रहा तो हम मोमेंटम अबाउट अ पॉइंट डिफाइन करते हैं, किसी भी पॉइंट के अबाउट। अलग अलग पॉइंट के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम अलग अलग होगा। समझे? तो अगर मैं यहाँ पे देखूं कि चलो भाई मैं इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम डिफाइन करना चाहता हूँ, इस पॉइंट के अबाउट, तो जिस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम आप डिफाइन करना चाहते हो उसको आप क्या करोगे, ओरिजिन मान लोगे। अगर आपने ओरिजिन माना है तो ये आपका हो जाएगा वाई एक्सिस और ये आपका हो जाएगा एक्स एक्सिस, और जिस पॉइंट के अबाउट आपको मोमेंटम डिफाइन करना है वो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। मान लो पॉइंट ओ है, तो आपने क्या किया, इसको ओरिजिन मान लिया, एक्स वाई जेड एक्सिस। मैंने सिर्फ वाई और एक्स बनाया, पर एक्स वाई जेड एक्सिस तीनों हो सकता है। और आपको क्या करना है, उस पॉइंट से उस पार्टिकल तक आपको एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर देना है। इस पोजीशन वेक्टर को हम आर बोलेंगे। आर इज ए पोजीशन वेक्टर। ओरिजिन से ड्रॉ किया हुआ वेक्टर, ये तो आपका पोजीशन वेक्टर होगा। और यहाँ पे आर और पी के बीच में कुछ ना कुछ एंगल होगा। देखो आर इस डायरेक्शन में जा रहा है, पी इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसके बीच का जो एंगल होगा वो एंगल आपका थीटा होगा। हम एंगुलर मोमेंटम कैसे डिफाइन करते हैं, देखो एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ कैसे डिफाइन किया जाता है। इट इज इक्वल, ये एंगुलर मोमेंटम को एल से डिनोट करते हैं। इट इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर एंड पी। ये आर और पी का क्रॉस प्रोडक्ट होता है। आर पोजीशन वेक्टर, पी आपका मोमेंटम वेक्टर। तो इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। इट्स अ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ आर एंड पी। क्रॉस समझते हो ना, जैसे हमने पढ़ा होगा, अगर क्रॉस प्रोडक्ट अगर आपको याद होगा तो दो वेक्टर के बीच का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो अपने आप में एक वेक्टर होता है। और उस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड अगर लोगे क्रॉस प्रोडक्ट का तो क्या आता है बताओ, ए इंटू बी इंटू साइन थीटा। डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा आता है, ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा होता है, और ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा होता है। ये वेक्टर्स में 11th स्टैंडर्ड में पढ़ाया गया है, राइट। तो क्रॉस प्रोडक्ट है। क्रॉस प्रोडक्ट का जो डायरेक्शन होता है वो आप राइट हैंड थंब रूल से दे सकते हो, हाथ घुमा के देते हैं। और यहाँ पे उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको चाहिए तो आप वेक्टर्स अच्छे से पढ़ सकते हो, तो आपको आइडिया आ जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन कैसे दिया जाता है। क्योंकि यहाँ पे हम कैसे ना क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज से काम चला लेते हैं तो डायरेक्शन का अंदाजा आ जाता है, तो आप उसमें फंसने की जरूरत नहीं है। हाँ, सिंपल सी बात है। एंगुलर मोमेंटम अगर कहीं मान लो सीटी वगैरह का कुछ रहेगा तो उसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कहीं जरूरत पड़ती है तो। यहाँ पे तो फिर डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, इसका मैग्नीट्यूड निकालो। अब क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड कैसे दिया जाता है, साइन थीटा। तो यहाँ पे एल मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, आर इंटू पी इंटू साइन थीटा। और पी याद रखना, पी का वैल्यू मास इंटू वेलोसिटी होता है। थीटा इज द एंगल बिटवीन आर एंड पी।
आर और पी के बीच का जो एंगल होगा वो थीटा होगा। समझ गए? तो एंगुलर मोमेंटम का मैक्सिमम वैल्यू कब आएगा बताओ? जब आर और पी 90 डिग्री पे होंगे, क्योंकि साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 90 डिग्री पे होता है। एक्चुअली में आपका ये जो एंगुलर वर्ड है, एंगुलर मोमेंटम का मतलब होता है कि इस पॉइंट के अबाउट आपका मोमेंटम कितना घूम रहा है। अगर मान लो आप एक ऐसे पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालते हो, देखो पॉइंट चेंज कर दोगे तो एंगुलर मोमेंटम बदल जाएगा। मैं इस पॉइंट के अबाउट निकालूंगा तो एंगुलर मोमेंटम अलग होगा, इस पॉइंट के अबाउट निकालूंगा तो आर का वैल्यू चेंज हो जाएगा, आर और पी के बीच का एंगल चेंज हो जाएगा, थीटा चेंज हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम भी बदल जाएगा। अलग अलग पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम अलग अलग होता है। ये सिंपल है कि इस पॉइंट के अबाउट ये मोमेंटम कितना घूम रहा है, कितना टर्न ले रहा है। तो आप देखोगे कि अगर मान लो ये पॉइंट है और आपका एंगुलर मोमेंटम ऐसे जा रहा है, तो इस पॉइंट के अबाउट देखो काफ़ी ज़्यादा टर्न ले रहा है वो। अगर सपोज करो इस पॉइंट के अबाउट आप मोमेंटम निकालते हो, आपका मोमेंटम ऐसा है, तो इस पॉइंट के अबाउट देखोगे तो ज़्यादा टर्न नहीं ले रहा है वो, तो ये मैक्सिमम टर्न ले रहा है, यहाँ पे आपका एंगुलर मोमेंटम मैक्सिमम आएगा। अगर मान लो आपका बॉडी जो है वो सीधा इसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो इस पॉइंट के अबाउट अगर आप एंगुलर मोमेंटम निकालोगे तो देखो आपकी आर भी इधर है और पी भी इधर ही इसी डायरेक्शन में, थीटा का वैल्यू हो जाएगा 0 और आपका एंगुलर मोमेंटम में साइन थीटा 0 हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम 0 हो जाएगा। तो अगर आर और पी सेम डायरेक्शन में आ गए तो एंगुलर मोमेंटम 0 हो जाएगा। एंगुलर मोमेंटम 0 इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको क्लियर दिख रहा है कि आपका मोमेंटम इस पॉइंट के अबाउट घूम ही नहीं रहा है, तो सीधे चले आ रहा है ना। तो अगर घूम ही नहीं रहा है एंगुलर मोमेंटम 0 हो जाएगा। कितना घूम रहा है ये एंगुलर मोमेंटम आपको बता देता है कि आपका मोमेंटम किसी पॉइंट के अबाउट कितना घूम रहा है। तो अगर मान लो मैं इस पॉइंट के अबाउट निकालूं तो आर सीधे आ जाएगा, इस पॉइंट के अबाउट आपका मोमेंटम घूम नहीं रहा है, सीधे चले जा रहा है ना, तो इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम 0 आ जाएगा। आप कैलकुलेट करोगे तो समझ गए। एक चीज तो ये हो गई। उसके अलावा इसका एसआई यूनिट और डायमेंशन हम निकाल लेते हैं। एसआई यूनिट और डायमेंशन के बाद फिर हम यहाँ पे सर्कुलर मोशन के केस में एंगुलर मोमेंटम क्या होगा वो निकाल लेंगे। तो एसआई यूनिट की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा बताओ इसका? एसआई यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम में क्या है? मोमेंटम है और उसके साथ डिस्टेंस मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड। तो ये केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड हो जाएगा या फिर केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स, जो भी लिखना चाहो आप। डायमेंशंस की हम बात करें तो यूनिट से ही डायमेंशन का पता लगाया जा सकता है। केजी है मतलब m1 होगा, मीटर स्क्वायर है तो L2 होगा और s टाइम का -1 है तो t-1 हो जाएगा। ये इसका डायमेंशन हो गया। समझ गए? केजी मीटर पर सेकेंड मोमेंटम और मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे इसका एक अलग से डिस्टेंस है तो मीटर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। बस ये डायमेंशन आ गया। अगर मान लो आपका पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है और अगर आप सेंटर के अबाउट मोमेंटम निकालना चाहते हो किसी भी पार्टिकल का, तो देखो सर्कल में घूमते हुए पार्टिकल के पास जो वेलोसिटी होती है वो टेंजेंशियल होती है, तो इसका मोमेंटम भी क्या हो जाएगा? टेंजेंशियल, मास इनटू वेलोसिटी। तो आपका सेंटर के अबाउट आर जो होगा वो ऐसे जाएगा, है ना। पोजीशन वेक्टर एक्चुअली आपका रेडियस वेक्टर हो जाता है, रेडियस वेक्टर ही पोजीशन वेक्टर हो जाता है, इस तरीके से जाएगा। आर और पी के बीच में एंगल आपका 90 डिग्री बन रहा है, तो थीटा इस केस में 90 डिग्री हो जाएगा। तो अगर आप मोमेंटम निकालते हो तो क्या होगा बताओ? एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर या अबाउट ओ विल बी आर पी साइन थीटा, जो कि हमारा फॉर्मूला था। आर पी साइन थीटा में आर इंटू पी साइन 90 डिग्री हो जाएगा। साइन 90 डिग्री होगा तो क्या होगा बताओ? ये 1 हो जाएगा, तो ये सीधा आर इंटू पी हो जाएगा, आर इंटू पी। एंगुलर मोमेंटम सर्कुलर मोशन के केस में सेंटर के अबाउट आर इंटू पी होता है, और पी का वैल्यू अगर एम वी डालोगे तो एम वी आर हो जाएगा, एम वी आर। एम वी आर याद रखो या आर पी याद रखो, ये सर्कुलर मोशन की बात हो गई। इतनी चीज़ें अगर आपको समझ में आ गई हैं तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि अगर किसी रोटेटिंग बॉडी का एंगुलर मोमेंटम निकालना है तब क्या करोगे आप। तो यहाँ पे हमारा अगला टॉपिक है एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी। एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी। रोटेटिंग बॉडी, देखो अगर बॉडी है हमारे पास, मान लो पूरा बॉडी है और वो किसी एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, तो एंगुलर मोमेंटम आपका एक्सिस के अबाउट निकाला जाता है, अबाउट एन एक्सिस। तो आपका एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो अबाउट एन एक्सिस होगा। जिस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है उस एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट किया जाएगा।
कैसे करोगे? तो देखो बड़ा सिंपल है, मान लो तुम्हारा एक बॉडी है, कोई भी आर्बिट्ररी शेप का बॉडी है, ये किसी एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, तो मान लेते हैं कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रहा है बॉडी, तो इसके पार्टिकल्स भी घूम रहे होंगे सर्कल में, सारे बॉडी रोटेट करता है तो सारे पार्टिकल सर्कल में घूम रहे हैं, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, तो जो भी अलग अलग पार्टिकल्स है इसके, उसका अलग अलग स्पीड से घूम रहा होगा। ये हमने पहले डिस्कस किया होता है, जो बहुत नज़दीक वाले सर्कल में घूमता है उसका स्पीड कम होता है, दूर वाले सर्कल का स्पीड ज़्यादा होता है। तो मान लो आपका, एक सेकेंड, तो मान लो ये पार्टिकल है, सबका अलग अलग रेडियस है, मान लो ये r1 रेडियस, इसका r2 रेडियस, इसका r3 रेडियस, ये v1 वेलोसिटी से जा रहा है, ये v2 वेलोसिटी से जा रहा है, सॉरी टेंजेंशियल होगा, और सारे वेलोसिटी टेंजेंशियल होंगे, नहीं ये v2 से जा रहा है, ये v2 से जा रहा है, ये v1 से जा रहा है, ये मान लो v3 से जा रहा है, ऐसे vn से जा रहा है बहुत सारे पार्टिकल्स, मान लो एक पार्टिकल और है rn डिस्टेंस पे और vn वेलोसिटी से, ये सब सर्कल में घूम रहा है। अब देखो ये जैसे कि मान लो इस सर्कल में घूम रहा है, ये इससे बड़े वाले सर्कल में घूम रहा है, सब सर्कल में घूम रहे हैं ना, और जो भी डिस्टेंसेस है उस सर्कल के रेडियस है ना। तो अगर मुझे पूरे बॉडी का इस एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम चाहिए तो मैं क्या करता हूँ, हर एक पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम निकाल लेता हूँ। जैसे हर पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है, सर्कल में घूमते हुए पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम सेंटर के अबाउट mvr हो जाएगा, और इन सब के सेंटर तो एक्सिस पे ही लाई कर रहे हैं, तो एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का मतलब है कि हर पार्टिकल का उसके सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोल रहा हूँ सॉरी, हर पार्टिकल का उस के सेंटर के अबाउट आप एंगुलर मोमेंटम निकालो, और सारे पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम जब आप ऐड कर दोगे तो आपको पूरे बॉडी का एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम मिल जाएगा। एक्सिस के अबाउट मिल जाएगा क्योंकि वैसे भी सारे सर्कल का जो सेंटर होता है वो एक्सिस पे ही लाई करता है। तो चलो देखते हैं यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम पूरे बॉडी का एंगुलर मोमेंटम L वो क्या होगा, वो होगा L इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3, सबका एंगुलर मोमेंटम ऐड कर दो, प्लस यहाँ पे डॉट 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 प्लस Ln हो जाएगा, सारे पार्टिकल्स का एंगुलर मोमेंटम। नाउ सी यहाँ पे कि सारे पार्टिकल्स का एंगुलर मोमेंटम सेम डायरेक्शन में होगा क्योंकि सब सेम सेंस में घूम रहे हैं, एक ही सेंस में घूम रहे हैं, तो अब एक ही सेंस में घूम रहे हैं, जैसे एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो सब एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, तो सबका एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन भी सेम होगा, एंगुलर मोमेंटम का सबका डायरेक्शन सेम होगा। तो आप एक काम कर सकते हो, सबको ऐड कर सकते हो। अच्छा, सर्कल में घूमते हुए एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन आप राइट हैंड थंब रूल से बड़े आसानी से दे सकते हो। अगर मान लो ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो राइट हैंड थंब रूल से इसका एंगुलर मोमेंटम इस प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर आएगा। जैसे थीटा ओमेगा का डायरेक्शन होता है ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर वेलोसिटी का, कि उंगलियों को आप सर्कल के अलॉन्ग लेके जाओ और इसके परपेंडिकुलर आपका डायरेक्शन हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम का। तो जैसे हम थीटा और ओमेगा का डायरेक्शन देते हैं वैसे ही एंगुलर मोमेंटम का भी डायरेक्शन देंगे। तो अब जाहिर सी बात है कि यहाँ पे सबके एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन सेम होगा, क्योंकि सब अगर मान लो ऐसे ही घूम रहे हैं तो सबका एंगुलर मोमेंटम एक्सिस के अलॉन्ग ऊपर ही होगा, तो सबका एक ही डायरेक्शन में एंगुलर मोमेंटम है तो सबको ऐड कर दो सीधा सीधा, सबका मैग्नीट्यूड ऐड हो जाएगा। अच्छा, एल का फॉर्मूला क्या होता है, आर पी साइन थीटा। हम लोग को पता है कि सर्कुलर मोशन में आर और पी के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है, देख रहे हो ना, आर पी साइन 90 डिग्री, सर्कल में घूम रहा है तो आर इधर पी इधर साइन 90 डिग्री। तो हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि सबकी वेलोसिटी अलग अलग है तो सबका मोमेंटम भी अलग अलग होगा। तो पहले पार्टिकल का मोमेंटम क्या होगा, m1 इंटू v1, दूसरे का m2 इंटू v2, तीसरे का m3 इंटू v3, डॉट 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 pn विल बी इक्वल टू mn इंटू vn, ऐसे ही होगा ना। तो फॉर्मूला क्या बनेगा सर्कल में घूमते हुए, आर पी साइन थीटा, क्योंकि आर और पी के बीच में 90 डिग्री है, आर पी साइन थीटा। तो एक काम करते हैं, सबका मोमेंटम ही लिख देते हैं यहाँ पे, वेलोसिटी लिखने के बजाय मोमेंटम लिख देते हैं। तो इसका मोमेंटम p1 है, p2 है, इसका मोमेंटम p1 है, इसका मोमेंटम pn है, इसका मोमेंटम p3 है। तो r और p 90 डिग्री पे है तो r1 p1 साइन 90 डिग्री प्लस r2 p2 साइन 90 डिग्री, ऐसे सारे पार्टिकल का हो जाएगा, प्लस प्लस डॉट 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 rn pn साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री तो 1 होता है तो क्या हो जाएगा बताओ, r1 p1 प्लस r2 p2
प्लस डॉट 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 आर एन पी एन। अब P इज इक्वल टू क्या आता है, मास इंटू वेलोसिटी, तो मास इंटू वेलोसिटी प्लस R2 मास M2 इंटू वेलोसिटी V2 प्लस डॉट 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 Rn Mn Vn। ना V इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, हम जानते हैं V इज इक्वल टू आर ओमेगा। अब क्योंकि ओमेगा सबके लिए सेम होगा क्योंकि वो एंगुलर क्वांटिटी है, एंगुलर क्वांटिटी सबके लिए सेम होता है, तो आपका एंगुलर क्वांटिटी मतलब थीटा, ओमेगा और अल्फा, ये तीनों सबके लिए सेम होगा। सब कुछ सबके लिए सेम मतलब एंगुलर मोमेंटम सबके लिए सेम नहीं हो जाएगा, एंगुलर क्वांटिटीज में तीनों चीज की बात कर रहा हूं मैं, ये तीनों सबके लिए सेम होता है हमेशा। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे ओमेगा सबके लिए सेम है तो V1 की जगह पे आप R1 इंटू ओमेगा लिख दो, V2 की जगह पे R2 इंटू ओमेगा, तो आपका क्या हो जाएगा R1 M1 R1 ओमेगा, V1 की जगह पे R1 ओमेगा प्लस R2 M2 R2 ओमेगा प्लस डॉट 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 Rn Mn Rn ओमेगा, Vn इज इक्वल टू Rn ओमेगा। अब यहाँ आप देखोगे ध्यान से तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे M1 R1 का स्क्वायर इंटू ओमेगा प्लस M2 R2 का स्क्वायर इंटू ओमेगा और प्लस डॉट 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 Mn Rn का स्क्वायर इंटू ओमेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप ओमेगा कॉमन ले सकते हो, अगर ओमेगा सब में सेम आ रहा है, कॉमन में बाद में ले लूंगा, पहले ब्रैकेट में बचेगा क्या बताओ, ब्रैकेट में आपका M1 R1 स्क्वायर आएगा प्लस M2 R2 स्क्वायर आएगा प्लस डॉट 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 आएगा प्लस Mn Rn स्क्वायर आ जाएगा और लास्ट में ओमेगा आ जाएगा। अब आप जानते हो कि ये क्या है, M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर कई बार देख चुके हो, दिस इज नथिंग बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसको हम I लिख देते हैं और ओमेगा आ गया और आपका एंगुलर मोमेंटम बॉडी का आ गया L इज इक्वल टू आई ओमेगा। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ योर एंगुलर मोमेंटम, L इज इक्वल टू आई ओमेगा। समझ गए? नाउ सी तो ये बॉडी का है, अगर एक बॉडी रोटेट कर रहा है किसी एक्सिस के अबाउट तो L इज इक्वल टू आई ओमेगा। सिंगल पार्टिकल के लिए हमने जो डिफाइन किया था आरपी साइन थीटा, आरपी साइन थीटा रहेगा, इसी आरपी साइन थीटा को हमने ऐड कर दिया, इसी आरपी साइन थीटा को पूरे बॉडी के लिए हर एक पार्टिकल के लिए ऐड किया तो आई ओमेगा मिला। L इज इक्वल टू आई ओमेगा को आपको गौर से देखना होगा क्योंकि ये जो लीनियर मोमेंटम का जो लीनियर मोमेंटम होता है उसके साथ देखो साफ साफ रिलेशन है। L इज इक्वल टू आई ओमेगा अगर मैं लिखता हूं तो रोटेशनल मोशन के लिए ये एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला हो गया। नाउ लीनियर मोमेंटम क्या होता है बताओ, P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। अब देखो लीनियर मोशन में वेलोसिटी की जगह पे आता है एंगुलर वेलोसिटी, रोटेशन में लीनियर मोशन में हमें पता है जो मास काम करता है वही आपका रोटेशन मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का काम होता है, ये हमने शुरुआत में ही देखा था। तो मास के जगह पे हमेशा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाता है रोटेशन में और मोमेंटम की जगह पे आपका आ गया एंगुलर मोमेंटम। तो फॉर्मूला वैसा का वैसा ही है, P इज इक्वल टू एम बी ट्रांसलेशन या लीनियर मोशन के लिए, L इज इक्वल टू आई ओमेगा ये आपका हो जाएगा रोटेशनल मोशन के लिए। तो जैसे जैसे फॉर्मूला आपका लीनियर मोशन के लिए बन रहा है वैसे वैसे फॉर्मूला आपका एंगुलर क्वांटिटीज का भी बन रहा है रोटेशनल मोशन के लिए। आपको बस ये देखना है कि कौन से जगह पे क्या आएगा और उसी हिसाब से अगर आपको लीनियर मोशन के सारे फॉर्मूले याद हैं तो एंगुलर मोशन के तो फॉर्मूले वैसे ही सेम बनेंगे, बस किसके जगह पे क्या आ रहा है वो आपको देखना होगा। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम की बात तो यहाँ पे हुई आपकी खत्म। ठीक है, चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं नए टॉपिक की ओर। अब जो हमारा अगला कॉन्सेप्ट है वो होगा टॉर्क का। टॉर्क के बारे में शायद आपने पढ़ रखा होगा पर फिर भी एक मैं क्विक यहाँ पे रिकैप ले लेता हूँ। यहाँ पे भी देखो टॉर्क सिंगल पार्टिकल पे कैलकुलेट किया जा सकता है और रोटेटिंग बॉडी पे हम करेंगे। तो अगर किसी सिंगल पार्टिकल की बात करूँ मैं तो अगेन सिंगल पार्टिकल की अगर हम बात करें, एक्चुअली वो सिंगल पार्टिकल एक सेंस में नहीं होता है, वो होता है जैसे मान लो मैं सिंगल पार्टिकल की बात करता हूँ किसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट करने की, तो आप इमेजिन करते हो कि एकदम हल्का सा कोई रॉड अटैच है इसके अंदर और ये रॉड अटैच है और ये क्या कर रहा है उसको घुमा रहा है एक्चुअली इस पॉइंट के अबाउट। तो ये हल्का सा जो रॉड है ना इसका मास ना के बराबर है और एकदम हल्का है, आप ऐसे समझ लो कि दिख भी नहीं रहा है। इस हिसाब से हम सिंगल पार्टिकल की बात करते हैं कि मतलब रॉड है तो तुम बोलोगे सर बॉडी आ गया, तो इसलिए हम मान के चलते हैं कि इतना हल्का है कि वो ना के बराबर है। और फिर जब हम क्या करते हैं ये घूमता है तो इस पॉइंट के अबाउट हम बात करते हैं कि इसका एंगुलर मोमेंटम निकालें
या टॉर्क निकालें। तो आप इमेजिन कर रहे हो कि एक हल्का सा पतला सा लाइन जैसा एक रॉड अटैच्ड है, ठीक है, सिंगल पार्टिकल अलग से है, ऐसा जनरली नहीं होता है, वैसा हम नहीं मानते, एक रॉड अटैच मान के चलते हैं। जिस पॉइंट के अबाउट निकालो उस पॉइंट के बाद हम रॉड अटैच कर देते हैं, ऐसा अंदर ही अंदर। तो हम उस रॉड की बात वैसे नहीं करते हैं, तो आप सिंगल पार्टिकल मान के चलो कि टॉर्क सिंगल पार्टिकल के अबाउट निकाला जा रहा है, तो अगेन अबाउट अ पॉइंट ही होगा। जिस पॉइंट के अबाउट निकाल रहे हो, मैंने फिर बताया कि एकदम इमेजिन कर सकते हो एकदम हल्का सा एक लाइन जैसा रॉड अटैच्ड है जिसका कोई मास ना हो। तो मैं बनाऊंगा नहीं वो, उसकी जगह पे हम पोजीशन वेक्टर आर बना देते हैं। तो मान लो आपका एक पार्टिकल यहाँ पे है। अब देखो टॉर्क कब कैलकुलेट होता है, जब आप किसी पार्टिकल पर फोर्स एक्सर्ट करो, किसी बॉडी पर फोर्स एक्सर्ट करो। तो मान लो आपने एक फोर्स एक्सर्ट किया और फोर्स का फॉर्मूला होगा फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इंटू एक्सेलरेशन जाने देते हैं, एफ की बात करते हैं हम लोग। और इसका अगर किसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है, तो अगेन किसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालने का मतलब ये है कि उस पॉइंट के अबाउट फोर्स कितना टर्न हो रहा है, जैसे हमने एंगुलर मोमेंटम की बात की थी। मान लो इस पॉइंट के अबाउट हमको टॉर्क निकालना है, तो फिर क्या करोगे आप, अगेन जिस पॉइंट के अबाउट आप टॉर्क निकाल रहे हो आप वहाँ पे ओरिजिन मान लोगे, तो ये आपका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जो भी मानना है ओरिजिन के लिए। एंड देन फिर आप क्या करोगे, एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करोगे इस पॉइंट से ओरिजिन से उस पॉइंट तक, और ये आपका पोजीशन वेक्टर आर होगा। अगेन आर और एफ के बीच में सेम वही तरीका है जैसे हमने एंगुलर मोमेंटम का निकाला था। आर और एफ के बीच में थीटा एंगल है, तो आपका टॉर्क क्या हो जाएगा बताओ। टॉर्क का देखो वहां पे आर क्रॉस एफ था, यहां पे हम क्या करेंगे अबाउट ओ। टॉर्क कैसे कैलकुलेट करोगे, टॉर्क इज इक्वल टू क्या होगा बताओ, आर क्रॉस एफ। वहां पे आर क्रॉस पी था, पर यहाँ पे फोर्स लगा रहे तो आर क्रॉस एफ हो जाएगा, और इसका यूनिट क्या होगा बताओ, आर इंटू एफ इंटू साइन थीटा। ये आपका मैग्नीट्यूड हो गया टॉर्क का, आर एफ साइन थीटा। अगेन टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और इसका यूनिट एंड डायमेंशन की अगर हम बात करें तब आपको मैं एग्जैक्ट मीनिंग भी समझाता हूँ इसका। टॉर्क का यूनिट की बात करें, ऐसा यूनिट ऑफ टॉर्क तो क्या होगा, देखो आर मीटर हो जाएगा, एफ न्यूटन हो जाएगा, साइन थीटा का तो यूनिट होता नहीं है तो न्यूटन मीटर हो जाएगा। इसके डायमेंशंस की बात करूं तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का डायमेंशन होता है m1 L1 T-2, ठीक है। और यहाँ पे L और ऐड हो जाएगा, एक L और आ जाएगा, तो फाइनली टॉर्क का डायमेंशन क्या हो गया m1 L2 T-2। ये टॉर्क का डायमेंशन हो गया और ये टॉर्क का SI यूनिट हो गया, समझ गए। अब देखो एक्चुअली टॉर्क जब आप एक्सर्ट करते हो तो इसका मतलब क्या होता है कि इस पॉइंट के अबाउट फोर्स कितना घुमा रहा है बॉडी को, है ना। तो अगर मान लो किसी बॉडी को आपको घुमाना है तो आपको टॉर्क एक्सर्ट करना पड़ेगा, फोर्स से काम नहीं चलेगा। जरूरी नहीं है कि फोर्स किसी बॉडी को घुमा दे। अगर मान लो कोई आपका, जैसे मान लो इसी पॉइंट से एक बॉडी अटैच्ड हो ऐसे हल्का सा, और आपको इसको घुमाना है इस पॉइंट के अबाउट घुमाना है उसे। अगर आप यहाँ पे पकड़ के फोर्स सीधे सीधे लगा दोगे, यहाँ पे पकड़ के फोर्स सीधे सीधे लगा दोगे, जैसे मान लो फैन का ब्लेड है, आपका फैन का ब्लेड है, इसको पकड़ के आप फोर्स सीधे सीधे लगा दोगे, तो क्या ये घूमेगा, ये फोर्स इस पॉइंट के अबाउट इसको नहीं घुमा पा रहा है, तो टॉर्क जीरो है। और टॉर्क जीरो क्यों है, क्योंकि देखो आर सीधे डायरेक्शन में, एफ भी उसी डायरेक्शन में, आर और एफ के बीच में एंगल कितना बन गया, जीरो बन गया, तो साइन जीरो क्या हो जाता है, साइन जीरो जीरो हो जाता है, और इसीलिए आपका टॉर्क जो है इस फॉर्मूले के हिसाब से जीरो हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ कि मैक्सिमम जो है इसमें बॉडी का घूमना कब होगा। मैक्सिमम घूमना तब होता है जब आप फोर्स यहाँ पे लगाओगे इस डायरेक्शन में 90 डिग्री पे, तब आर और एफ के बीच में बनेगा एंगल 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री क्या हो जाता है 1। तो ध्यान रहे कि मैक्सिमम टॉर्क कब लगेगा बच्चों, बताओ। मैक्सिमम टॉर्क तब लगेगा जब आर और एफ के बीच में, ये जो एक्सिस है आर और एफ के बीच में, थीटा 90 डिग्री होगा, तब मैक्सिमम टॉर्क लगेगा। उसके अलावा अगर आप फोर्स का पोजीशन चेंज कर दो, मान लो फोर्स यहां लगाओ, तब भी टॉर्क कम हो जाएगा, क्योंकि उस समय फिर आर कम हो जाएगा। टॉर्क आपका जो है आर और एफ दोनों पे डिपेंड करता है, आर एफ साइन थीटा। आर देखो, आर कम कर दिया आपने, टॉर्क भी कम हो गया। तो जिस पॉइंट के अबाउट आप टॉर्क लगा रहे हो उससे जितना दूर आप फोर्स लगाओगे
और 90 डिग्री पे फोर्स लगाओगे तो मैक्सिमम टॉर्क जनरेट होगा। तो पंखे के केस में भी अगर मान लो मुझे पंखा घुमाना है तो मैं जो हिट करूंगा वो कहाँ हिट करता हूँ, एक्सिस से, या जिस पॉइंट से टॉर्क निकल रहा है, जिस पॉइंट से घूम रहा है उससे एकदम दूर पे हिट करूंगा। एक्सिस पे हिट कर दोगे आर 0 हो जाएगा, तो कभी भी एक्सिस पे फोर्स लगाओगे तो टॉर्क जनरेट नहीं होता है। अगर आप फोर्स ऐसे लगाओगे तो भी टॉर्क 0 हो जाएगा, अंदर धक्का मारोगे तो थीटा 180 डिग्री होगा तो भी टॉर्क 0 हो जाएगा। टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, जब आप 90 डिग्री पे हिट करते हो, ताकि थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो जाए। तो बॉडी कितना ज्यादा घूमेगा ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप फोर्स कहाँ लगा रहे हो, आर कितना लगा रहे हो, एफ, और किस एंगल पे लगा रहे हो। तो ये पूरी क्वांटिटी आर एफ साइन थीटा ये डिसाइड करती है कि बॉडी कितना जोर से घूमेगी। तो हमने क्या किया, इस पूरे क्वांटिटी को एक नाम दे दिया टॉर्क, कि बॉडी पर टॉर्क लगाओगे तो बॉडी घूमेगी। फिर से, बॉडी पर जब टॉर्क लगाओगे तो बॉडी घूमेगी। अच्छा, बॉडी पर जब आप फोर्स लगाते हो तो बॉडी भागती है, बॉडी में एक्सेलरेशन आता है, लेकिन जब आप बॉडी पर टॉर्क लगाते हो तो बॉडी घूमती है। फोर्स लगाओगे तो बॉडी घूमेगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। हमने एक्सिस पे फोर्स लगाकर देखा था, बॉडी घूम रही थी क्या, नहीं घूम रही थी। फोर्स कहां, कैसे, कितने एंगल पे लग रहा है सब मैटर करता है, मतलब इन शॉर्ट टॉर्क मैटर करता है कि टॉर्क कितना लग रहा है। टॉर्क ज्यादा लगाओगे तो बॉडी ज्यादा एंगुलर एक्सेलरेशन से घूमेगा, उसके पास एक्सेलरेशन ज्यादा हो जाएगा, जोर से घूमेगा वो। बॉडी पर फोर्स ज्यादा लगाओगे तो बॉडी भागेगा जोर से। तो जो काम फोर्स का होता है ट्रांसलेशनल मोशन में, वही काम टॉर्क का होता है रोटेशनल मोशन में। तो बॉडी को भगाने के लिए फोर्स लगाना पड़ता है और घुमाने के लिए टॉर्क लगाना पड़ता है। तो बॉडी को घुमाना है मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, टॉर्क एक्सर्ट करना पड़ेगा, फोर्स नहीं। समझ गए? अगर मान लो बॉडी सर्कल में घूम रहा है, यहां पे सर्कुलर मोशन का एग्जांपल ले लेते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, अगर वो सर्कल में घूम रहा है या फिर कोई ऐसा डिस्क है या कोई ऐसा प्लेट है, सर्कुलर डिस्क हो गया, रिंग हो गया, और आपने क्या किया, उसको टेंजेंशियली यहाँ पे एक फोर्स लगाया जिसके वजह से उसका एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया, मतलब वो फास्ट घूमने लगा। देखो, बॉडी को अगर फास्ट घुमाना है तो आपको टेंजेंशियल फोर्स लगाना पड़ेगा। एक तो रेडियल फोर्स लग ही रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स, वो तो बॉडी को सर्कल में घुमा रहा है, लेकिन टेंजेंशियल फोर्स लगने की वजह से क्या होगा, बॉडी का स्पीड इंक्रीज होगा। अगर बॉडी को आपको स्पीड इंक्रीज करना है या एंगुलर वेलोसिटी बढ़ाना है, लाना है, एंगुलर वेलोसिटी लाना है, एंगुलर वेलोसिटी को इंक्रीज करना है, एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना है, तो आपको हमेशा फोर्स टेंजेंशियल लगाना पड़ता है, यही इसके स्पीड को बढ़ाता है। तो आपने मान लो टेंजेंशियल फोर्स लगाया तो मैं बोलूंगा कि आपने टॉर्क एक्सर्ट किया है, क्योंकि बॉडी तेजी से घूमने लगा। तेजी से घुमाने के लिए हमें टॉर्क एक्सर्ट करना पड़ता है। तो आपने अगर यहाँ पे इसे टेंजेंशियल फोर्स लगा दिया तो मैं बोलूंगा आपने बॉडी पर टॉर्क एक्सर्ट किया। कितना टॉर्क एक्सर्ट किया, तब देखो ये सेंटर, इसका एक्सिस सेंटर पे होगा जिसके अबाउट घूम रही है, तो सेंटर से अगर टॉर्क यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो ये आपका हो जाएगा आर और ये हो जाएगा एफ। तो आपका सर्कुलर मोशन के केस में टॉर्क अगर कैलकुलेट करोगे बॉडी पर तो आर इंटू एफ इंटू साइन थीटा हो जाएगा। लेकिन आप देखो आर और एफ के बीच में अगेन कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, तो साइन 90 डिग्री होगा और साइन 90 डिग्री 1 होता है। तो सर्कुलर मोशन के केस में सेंटर के अबाउट टॉर्क अगर कैलकुलेट करते हो तो आर इंटू एफ। समझ में? अच्छा, ये एक पार्ट सिंगल पार्टिकल हो सकता है जो घूम रहा है, या फिर पूरा का पूरा कोई डिस्क हो सकता है। अगर डिस्क होगा, डिस्क पे अगर आप टेंजेंशियली फोर्स लगाते हो और उस पर टॉर्क एक्सर्ट करते हो तो उस समय भी टॉर्क का फॉर्मूला यही रहेगा, उस डिस्क का रेडियस मल्टीप्लाइड बाय फोर्स, आर इंटू एफ। सिंपल है, समझे? तो सर्कुलर मोशन के केस में ये डिस्क अगर घूम रहा है, रिंग घूम रहा है, तो आपका टॉर्क का फॉर्मूला आर जो कि रेडियस है मल्टीप्लाइड बाय फोर्स। ध्यान रखना, आर एफ साइन थीटा में साइन थीटा का थीटा 90 डिग्री हो जाता है, इसलिए ये फॉर्मूला आ जाता है। चलिए, इतना सब कुछ होने के बाद अब हम बात करेंगे कि अगर हम एक बॉडी पर टॉर्क लगाते हैं तो हम बोलते हैं कि टॉर्क ऑन अ रोटेटिंग बॉडी। जब बॉडी पर टॉर्क लगाया जाता है, टॉर्क ऑन अ रोटेटिंग बॉडी, तो ये अबाउट एक्सिस होता है। रोटेटिंग बॉडी पे टॉर्क मतलब एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट किया जाता है। तो जैसे एंगुलर मोमेंटम अबाउट एक्सिस था, वैसे यहाँ पे टॉर्क भी अबाउट एक्सिस हो जाएगा। तो वही सेम चीज़ आपको एक बॉडी कंसिडर करना है, ये बॉडी किसी एक्सिस के अबाउट घूम रहा है। अब क्योंकि आप इस पर टॉर्क एक्सर्ट कर रहे हो तो याद रखना ये कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से नहीं घूमेगा, इसकी एंगुलर वेलोसिटी चेंज होगी
और इसके अंदर आएगा एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। अगेन अल्फा हर एक पार्टिकल के लिए सेम होगा, थीटा ओमेगा अल्फा हर पार्टिकल के लिए सेम होता है, तो अल्फा का वैल्यू सबके लिए सेम होगा। कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी अल्फा से घूम रहा है ये। तो सारे पार्टिकल अगर आप कंसिडर करो तो मान लो ये पार्टिकल है, इस पर आपने लेट्स से कि F1 फोर्स लगाया होगा, हर पार्टिकल पर टेंजेंशियल फोर्स अलग अलग होगा। तो ये इस R1 रेडियस के सर्कल में घूम रहा है इस तरीके से, ठीक है। फिर दूसरा कोई पार्टिकल इस पर मान लो F2 फोर्स लगा, ये R2 रेडियस में घूम रहा है, F3 फोर्स लगा है, ये R3 रेडियस के सर्कल में घूम रहा है। वैसे ही आपका FN Rn रेडियस के सर्कल में घूम रहा है। ऐसे सारे पार्टिकल्स घूम रहे हैं अपने अपने सर्कल में। अगर हम चाहते हैं कि हम बॉडी पर टोटल टॉर्क कैलकुलेट करें तो हर एक पार्टिकल का टॉर्क कैलकुलेट करो और उसे ऐड कर दो, जैसे एंगुलर मोमेंटम में किया था। तो टोटल टॉर्क जो आ जाएगा बॉडी पर दैट विल बी इक्वल टू टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2 प्लस टॉर्क 3, ऐसे चलता रहेगा, प्लस डॉट 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 टॉर्क n, सारा टॉर्क को ऐड कर दो। और देखो यहाँ पे भी टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसका भी r क्रॉस f डायरेक्शन दिया जाता है। तो अगर मान लो बॉडी सर्कल में घूम रहा है तो r क्रॉस f सीधा बाहर की ओर आएगा, जैसे एंगुलर मोमेंटम का आता था, तो बाहर की ओर आएगा टॉर्क का डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से इस तरीके से। तो वैसे यहाँ पे भी देखो तो सारे एक ही सेंस में घूम रहे हैं, तो एक्सिस के अबाउट टॉर्क आपका ऊपर की ओर चला जाएगा। राइट हैंड थंब रूल यूज करोगे तो टॉर्क ऊपर की ओर चला जा रहा है। तो क्योंकि सब एक ही सेंस में घूम रहे हैं, सारे टॉर्क का डायरेक्शन ऊपर की ओर है। अगर सेम डायरेक्शन है तो सारे मैग्नीट्यूड्स को आप एक साथ ऐड कर सकते हो। दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में होता है तो हम डायरेक्टली मैग्नीट्यूड ऐड कर देते हैं। तो वैसे सारे टॉर्क वाले वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो सारे टॉर्क के मैग्नीट्यूड को ऐड कर दो। अब टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, RF साइन थीटा। तो पहला वाला टॉर्क क्या आ जाएगा, R1 F1 साइन 90 डिग्री। सर्कल में घूम रहा है ना, तो अभी अभी हम लोगों ने देखा था सर्कल में घूम रहा है, इसका मतलब RF दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री का। R1 F1 साइन 90 डिग्री, R2 F2 साइन 90 डिग्री प्लस डॉट 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 Rn Fn साइन 90 डिग्री, ठीक है। साइन 90 डिग्री 1 होता है तो ये हो जाएगा आपका R1 F1 प्लस R2 F2 प्लस डॉट 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 Rn Fn। देखो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा R1 फोर्स इज इक्वल टू मास m1 इंटू एक्सेलरेशन a1। जो भी एक्सेलरेशन है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, टेंजेंशियल फोर्स लगाओगे तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मिलेगा, प्लस R2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन m2 a2 प्लस डॉट 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 Rn mn an हो जाएगा। अब देखो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है ये सब। सर्कुलर मोशन में दो टाइप का एक्सेलरेशन होता है, एक तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और दूसरा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो आपको याद होगा कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मैंने दो फॉर्मूला दिया था नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है r इंटू अल्फा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, r इंटू अल्फा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, R1 M1 A1 विल बी इक्वल टू R1 इंटू अल्फा। अब अल्फा क्योंकि सबके लिए सेम है तो हम सिर्फ अल्फा ही लिखेंगे यहाँ पे। उसी तरह से क्या हो जाएगा, M2 R2 इंटू अल्फा प्लस डॉट 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 Rn Mn Rn इंटू अल्फा। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो ये हो गया आपका M1 R1 का हो जाएगा स्क्वायर और इंटू अल्फा प्लस M2 R2 का हो जाएगा स्क्वायर इंटू अल्फा प्लस Mn Rn का हो जाएगा स्क्वायर इंटू अल्फा, ठीक है। अब एक काम करो, M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर प्लस M3 R3 स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे हम अल्फा कॉमन ले रहे हैं तो M1 R1 स्क्वायर M2 R2 स्क्वायर ये सब ब्रैकेट में आ जाएगा, डॉट 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 Mn Rn स्क्वायर। बाहर क्या बचेगा, अल्फा, अल्फा कॉमन ले लिया। अगेन ये पूरा का पूरा हिस्सा जो होगा कि कई बार देख चुके हम लोग, जैसे दिस इज नथिंग बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो इसको आई लिख दो इंटू अल्फा आ जाएगा। तो आपका जो टॉर्क का फॉर्मूला आ चुका है यहाँ पे वो है टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। ये आपका रिलेशन आ गया टॉर्क का किसी एक्सिस के अबाउट। अगर आप किसी बॉडी पर टॉर्क कैलकुलेट करते हो तो एक्सिस के अबाउट इतना टॉर्क आता है, टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के टर्म्स में आपको ये टॉर्क का वैल्यू मिल गया आई इंटू अल्फा, ठीक है, समझ गया। चलिए तो यहाँ पे देखो कि अगर आप इसको भी अगर
लीनियर मोशन से कंपेयर करोगे तो लीनियर मोशन में मैंने क्या कहा था कि जो काम फोर्स करता है वही रोटेशन मोशन में टॉर्क करता है। फोर्स बॉडी को भगाता है, बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है। अगर आप फोर्स लगाओगे किसी बॉडी को तो उसकी वेलोसिटी बढ़ा के एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा। और फोर्स और एक्सेलरेशन में रिलेशन आता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। उसी तरीके से अगर मैं टॉर्क की बात करूं तो जब बॉडी पे आप टॉर्क अप्लाई करते हो तो वो उसकी एंगुलर वेलोसिटी को बदलता है, उसको तेज कर देता है या स्लो कर देगा अगर आप उल्टे डायरेक्शन में टॉर्क लगा रहे हो तो। और टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा आ जाता है। दोनों इक्वेशन सेम है। टॉर्क की जगह पे फोर्स आ जाता है लीनियर मोशन में। आई का पता ही है आपको कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जगह पे मास आता है, और एंगुलर एक्सेलरेशन की जगह पे लीनियर एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, टॉर्क इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया मल्टीप्लाइड बाय एंगुलर एक्सेलरेशन। ये सेम वही केस आ गया आपका। जो लीनियर मोशन में फोर्स का इक्वेशन होता है वही आपका टॉर्क का इक्वेशन यहाँ पे रोटेशन मोशन में होता है। तो अगर आप एनालिसिस समझ गए तो आपको एक सेट ऑफ इक्वेशन जो पहले से ही याद है, अगर आप एनालिसिस समझ गए कि किसकी जगह पे क्या आता है तो दूसरा सेट ऑफ इक्वेशन जो है आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगी। समझ गए बच्चों? तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। आई नो आपका ध्यान मेरे कपड़े पे जा रहा है कि अचानक से कपड़ा कैसे चेंज हो गया बट ठीक है, सब नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कपड़ा बदल के मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। टॉर्क तक हमने सीख लिया था। अब एक कॉन्सेप्ट है आपका यहाँ पे, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ध्यान देना इस चीज पे। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ये उसी तरीके से है जिस तरीके से लीनियर मोशन के लिए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा था या लॉ पढ़ा था। तो हम पहले उसको देख लेते हैं, उसके बाद आपको ये वैसे ही समझ में आ जाएगा। तो जैसे हमने देखा था कि अगर सपोज करो कोई बॉडी है या एक सिस्टम ऑफ बॉडी है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हो या बॉडी हो, उस पर आप जब तक फोर्स नहीं लगाओगे तब तक उसका मोमेंटम चेंज नहीं होगा। मतलब अगर फोर्स जीरो होता है, नेट फोर्स, ये यार ये मक्खी ने परेशान करना चालू कर दिया फिर से। नेट फोर्स अगर किसी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स या बॉडी पे, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स या फिर बॉडी पे, जैसे मान लो एक बॉडी की पहले हम बात कर लेते हैं। एक बॉडी पे जब तक आप कोई फोर्स नहीं लगाओगे तब तक उसका मोमेंटम चेंज नहीं होगा। मतलब ये कि अगर फोर्स जीरो है, अगर फोर्स जीरो है तो उसका मोमेंटम में कोई चेंज नहीं होगा और उसका मोमेंटम कांस्टेंट होगा। मोमेंटम विल बी कांस्टेंट। न्यूटन ने फोर्स का इक्वेशन दिया था dp बाई dt, अगर आपको याद होगा तो, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन टाइम। तो ऊपर चेंज इन मोमेंटम, नीचे टाइम हो गया। तो यहां से भी देख सकते हो आप कि अगर आप फोर्स जीरो कर देते हो तो आपका dp बाई dt जो होगा ये हो जाएगा आपका जीरो। dp बाई dt जीरो। तो अगर मान लो किसी का डेरिवेटिव जीरो आ रहा है तो इसका मतलब वो जो है वो कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है तो p विल बी कांस्टेंट। तो फोर्स जीरो, इसका मतलब आपका मोमेंटम कांस्टेंट होगा। ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए भी वैलिड है। अगर मान लो मैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की बात करूं, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स जिसमें बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, सिर्फ एक पार्टिकल नहीं, उसके लिए भी वैलिड है। अब इसके लिए क्या वैलिड, देखो कि अगर बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे और ये आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं तो आपस में जो एक दूसरे पर ये फोर्स लगाएंगे, जो फोर्सेस की मैं बात कर रहा हूं, इसको कहा जाता है इंटरनल फोर्सेस। ये है इंटरनल फोर्सेस, ठीक है। इंटरनल फोर्सेस कभी भी पूरे सिस्टम का मोमेंटम चेंज नहीं कर सकती। तो आपस में जरूर मोमेंटम चेंज कर ले। मान लो ये पूरा सिस्टम है, ये आपस में भले एक दूसरे का मोमेंटम चेंज कर दे क्योंकि आपस में तो एक दूसरे पर ही फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन पूरे सिस्टम का मोमेंटम हमेशा फिक्स होगा। अगर पूरे सिस्टम का मोमेंटम 20 है तो 20 ही रहेगा। हाँ, ये हो सकता है किसी का बढ़ के 5 से 10 हो जाए तो किसी का 10 से 5 हो जाएगा, किसी का 8 से 10 चला गया तो किसी का हो सकता है 7 से 5 हो जाए। ऐसे मिला जुला के आपस में मोमेंटम बदलता रहेगा क्योंकि आपस में इंटरनल फोर्सेस लगा रहे हैं। लेकिन इस पूरे सिस्टम का तब तक मोमेंटम चेंज नहीं होगा जब तक बाहर से कोई फोर्स ना लगा दे। मतलब जब तक बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, जब तक बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे तब तक मोमेंटम चेंज नहीं होगा। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं किसी सिस्टम पे अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो तो टोटल मोमेंटम जो होगा, टोटल मोमेंटम p, टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, या p सिस्टम लिख देता हूं मैं, टोटल सिस्टम का जो मोमेंटम होगा दैट विल बी कांस्टेंट, सॉरी जीरो नहीं, कांस्टेंट। ये चेंज नहीं होगा। मतलब मोमेंटम चेंज करने के लिए आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। ये हो गया आपका लीनियर मोशन का कॉन्सेप्ट।
यहाँ पे हम लीनियर मोशन की बात कर रहे थे, लीनियर मोशन बोल लो या फिर ट्रांसलेशनल मोशन बोल लो, दोनों के लिए ऐसा हम बोल सकते हैं। लेकिन अगर सपोज करो मैं यहाँ पे रोटेशनल मोशन की बात करूँ, रोटेशनल मोशन में, तो रोटेशनल मोशन में आप लोगों को पता है कि फोर्स की जगह पे कौन आता है, आप जानते हो ये बात। जस्ट अ सेकेंड, रोटेशनल मोशन में आपको पता है कि फोर्स के जगह पे आता है टॉर्क, फोर्स की जगह पे आता है टॉर्क, और मोमेंटम की जगह पे आ जाता है एंगुलर मोमेंटम। लॉ वैसा ही है, यहां पे आपने बोला कि फोर्स नहीं लगाओगे तो मोमेंटम चेंज नहीं होगा, यहां पे मैं बोलूंगा कि अगर आप टॉर्क नहीं लगाओगे तो एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं होगा। और यहां पे भी आपका जो फॉर्मूला होता है टॉर्क का, वो हम यहां पे देखेंगे, प्रूव भी करेंगे कि वो dl/dt हो जाता है। तो अगर आप टॉर्क जीरो लगाते हो तो dl/dt भी जीरो हो जाएगा, और इससे आपका टॉर्क ना लगाने पर L कांस्टेंट हो जाएगा। डेरिवेटिव जीरो है, इसका मतलब वो L कांस्टेंट हो जाएगा। सेम चीज यही आपके सिस्टम के लिए भी वैलिड है कि अगर आपके पास एक सिस्टम है जिसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स घूम रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, अब मान लो एक दूसरे पर धक्का मार के एक दूसरे पर टॉर्क लगा रहे हैं, तो इस सिस्टम पे जब तक बाहर से कोई एक्सटर्नल टॉर्क ना लगे, अगर एक्सटर्नल टॉर्क आपका इस पर जीरो है तो पूरे सिस्टम का जो एंगुलर मोमेंटम है वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, ये चेंज नहीं होगा। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है। अब इसको एक्सप्लेन किया जाएगा या आप एक हिसाब से समझ लो प्रूव किया जाएगा। तो प्रूव कैसे करेंगे, पहले आपका जो टॉर्क होता है वो dl/dt होता है, इसको हम डिराइव करेंगे यहाँ पे, वो कैसे होता है। तो आप एक काम करो, यहाँ पे हम शुरू करेंगे कि भाई एंगुलर मोमेंटम का पहले डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन आपने देखा था, L = r क्रॉस p होता है, r क्रॉस p होता है। दोनों तरफ डेरिवेटिव ले लो, तो dl/dt इज इक्वल टू d/dt ऑफ r क्रॉस p हो जाएगा। L इज इक्वल टू r क्रॉस p आ जाएगा। ना देखो यहाँ पे आपको यूवी रूल का यूज करना पड़ेगा, अगर आपको नहीं पता है तो यूवी रूल मैं आपको बता देता हूँ कि डेरिवेटिव में यूवी रूल क्या होता है, u इंटू वी। तो यहाँ पे देखो डेरिवेटिव ऑफ अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाइड है तो यूवी रूल के हिसाब से क्या होता है, पहले u फिर डेरिवेटिव ऑफ v ले लो आप, प्लस v फिर डेरिवेटिव ऑफ u ले लो। पहले को छोड़ के पहला वैसे छोड़ना है, दूसरे को डिफ्रेंशिएट करना है, प्लस दूसरा वैसे ही छोड़ना है और पहले को डिफ्रेंशिएट करना है। ये आपका यूवी रूल हो गया। इसको प्रोडक्ट रूल बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन रूल बोलते हैं, अलग अलग नाम देते हैं, पर ऐसा ही होगा। यहाँ पे भी दो चीज़ें आपके पास r और p है, तो आप क्या करोगे, देखो r को छोड़ो और क्रॉस है तो यहाँ पे क्रॉस ही लिखना है क्योंकि वेक्टर है, वेक्टर का ध्यान रखना है। तो पहला छोड़ के दूसरे को डिफ्रेंशिएट करो, r क्रॉस dp/dt। फिर क्या करोगे, प्लस अब दूसरे को छोड़ दो, दूसरे को छोड़ दो, p को छोड़ दो और पहले को डिफ्रेंशिएट करो, ये आ जाएगा। लेकिन देखो वेक्टर के रूल के हिसाब से आपका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है। तो क्रॉस प्रोडक्ट में आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि पहले जो आ रहा है वही पहले आना चाहिए, नहीं तो डायरेक्शन में गड़बड़ हो जाता है। तो यहाँ पे r देखो लेफ्ट हैंड साइड है, p उस साइड है, तो आपको p उस साइड रखना है और r इस साइड रखना है। तो मैंने p क्रॉस dr/dt लिखा है, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा, पहले dr/dt लिखो, रूल वही है, पहले बस dr/dt लिख दो और फिर क्रॉस p लिखो। ठीक है, बात वही होगी, r डेरिवेटिव ऑफ p प्लस p डेरिवेटिव ऑफ r, बस क्रॉस के पहले ये लिखना है बाद में वो लिखना है, ये इंपॉर्टेंट है, समझे। अब देखो अभी उन्होंने देखा था कि जो dp/dt होता है वो क्या होता है, बताओ। dp/dt होता है फोर्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज फोर्स। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं r क्रॉस p प्लस, अब dr/dt क्या होता है बताओ, r इज नथिंग बट पोजिशन, चेंज इन पोजिशन। dr क्या हो गया, चेंज इन पोजिशन। चेंज इन पोजिशन का मतलब हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो dr आपको दिख रहा है, दिस dr पार्ट इज नथिंग बट, आप एक हिसाब से समझ लो, डिस्प्लेसमेंट। अब बताओ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है वेलोसिटी। तो ये आपका हो जाएगा वेलोसिटी v। क्रॉस मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, समझे। तो इस हिसाब से आपका यहाँ पे लिख देता हूँ v इज इक्वल टू dr/dt। ओके, अब देखो r क्रॉस p क्या होता है, हमें पता है r क्रॉस p क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है। एंगुलर मोमेंटम का डेफिनेशन यही है ना, r क्रॉस p, देख रहे हो कि नहीं। तो ये r क्रॉस p आ जाएगा आपका, ठीक है।
और सॉरी इसमें गड़बड़ कर दिया मैंने, आर क्रॉस ये एफ है, ये क्या कर रहा हूँ यार मैं, सॉरी, डीपी बाई डी फोर्स होता है, ये भगवान, डीपी बाई डी फोर्स होता है, वही तो बोलो फिर से एल कहाँ से आ गया, ये मक्खियां परेशान करती रहेंगी, डीपी बाई डी फोर्स होता है, सॉरी हाँ फोर्स। अब देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसको तो मैं लिख दूंगा टॉर्क, क्योंकि आर क्रॉस एफ हमने देख चुके हैं हम लोग कि वो टॉर्क होता है, प्लस इसको एम स्केलर क्वांटिटी साइड में ले लो और यहाँ पे दो वेक्टर के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट। अब ये ध्यान रहे कि दो वेक्टर के बीच का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है अगर वो दोनों सेम वेक्टर हो तो, मतलब अगर मान लो दो वेक्टर है, वेक्टर ए और दूसरा भी वेक्टर ए है, दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे तो आपका क्रॉस प्रोडक्ट दो सेम वेक्टर के बीच में 0 होगा, क्योंकि ए क्रॉस ए जो होगा दैट विल बी इक्वल टू, इसका मैग्नीट्यूड अगर लोगे तो कैसा आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा आता है तो ए क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा। अब दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो ए साइन 0 हो जाएगा, साइन 0 कितना होता है, 0 होता है, तो आपका क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, दो सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा 0 होता है, तो ये गया 0 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा आपका टॉर्क प्लस 0 दैट इज इक्वल टू टॉर्क। इसका मतलब आपका dl/dt जो होगा वो टॉर्क के बराबर हो गया, समझे। तो यहां पे आप देख सकते हो, इसको मैं साइड कर लो, इसको साइड कर लो भाई, कि टॉर्क इज इक्वल टू dl/dt, जो कि मैंने पहले ही कहा था, टॉर्क इज इक्वल टू, हमारे पास फॉर्मूला आ गया dl/dt, तो ये तो हमने पहले देख रखा था कि ये आएगा। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे अगर टॉर्क का वैल्यू आप 0 डालोगे तो dl/dt का वैल्यू हो जाएगा 0 और इसका मतलब L आपका हो जाएगा कांस्टेंट, समझे। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपका टॉर्क 0 होगा किसी भी सिस्टम पे या बॉडी पे तो उसका एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं होगा, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा। अगर मैं एक सिस्टम की बात करूं तो सिस्टम पे अगर एक्सटर्नल टॉर्क 0 है तो पूरे सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा, आपस में बॉडीज में चेंज हो सकता है पर पूरे सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा। इसके एग्जाम्पल के लिए अगर आप देखो तो 2-3 एग्जाम्पल आपके बुक में देके रखा हुआ है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक तो बैलेट डांसर का देके रखा हुआ है और दूसरा है डाइवर्स का। तो हम पहले बैलेट डांसर्स की बात कर लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, बैलेट डांसर्स। तो बैलेट डांसर्स देखो कैसा होता है ना कि आपने देखा होगा शोज में ऐसे जो क्या बोलते हैं घूमते रहते हैं, मतलब राउंड कर करके, राउंड ले लेके वो अपना डांस करते रहते हैं। तो एक ग्रुप में भी डांस होता है और एक अकेले में भी डांस होता है। तो जब ग्रुप में डांस होता है तो बहुत सारे लोग ऐसे ग्रुप बनाकर डांस करते रहते हैं। तो मैं अकेले और ग्रुप दोनों का एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। तो जैसे मान लो आप ग्रुप में वो डांस करना चालू कर दिया, एक सेकेंड, तो मान लो अगर अकेले ग्रुप में डांस करना चालू कर दिया तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ के ऐसे सर्कल बना लेते हैं, इस तरीके से ऐसे सर्कल बना लेंगे और इस सर्कल के अबाउट ऐसे घूमते रहते हैं। तो अगर ये यहाँ आप समझ लो कि इस पूरे सिस्टम का, ये पूरा एक ही सिस्टम मान के चलो, आपका एक्सिस यहाँ पे है, इस पॉइंट पे, इस एक्सिस के अबाउट वो घूम रहे हैं, ऐसे पूरा घूम रहा है और एक पर्टिकुलर एंगुलर वेलोसिटी से घूमते चले जाते हैं। नाउ सी, अगर आपका बाहर से इस पर कोई फोर्स लगाता नहीं है, बाहर से कोई टॉर्क नहीं लग रहा है, तो अगर बाहर से कोई टॉर्क नहीं लग रहा है इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होना चाहिए, समझे। तो जब ये घूम रहे एक पर्टिकुलर एंगुलर वेलोसिटी से घूमते हैं तो वो घूमते घूमते उस क्या करते हैं ना, खुद को अंदर ले आते हैं। तो जैसे ही ये छोटे सर्कल बनाते हैं, सारे जब नजदीक आ जाते हैं, जैसे पहले तो पूरा हाथ फैला के एक दूसरे को पकड़ के बड़ा सर्कल बना रखा है और उसमें घूमे जा रहे हैं और उसके बाद घूमते घूमते क्या करते हैं, हाथ पैर सब क्या करते हैं, नजदीक कर लेते हैं अपने हाथों को, पहले फैला रखा था हाथ नजदीक कर लेते हैं और सब छोटे सर्कल में आ जाते हैं। जैसे ही छोटे सर्कल में आते हैं वैसे ही इनका स्पीड बढ़ जाता है। मान लो पहला स्पीड ω1 था, बाद में ω2 हो गया, एंगुलर स्पीड की बात कर रहा हूं मैं, ω2 हो गया। इनका अचानक से अपने आप स्पीड बहुत तेजी से बढ़ जाता है। अब ये क्यों होता है, ये कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की वजह से होता है। अब देखो इस पार्ट में आप बोल सकते हो क्योंकि टॉर्क, एक्सटर्नल टॉर्क 0 लग रहा है, कोई टॉर्क बाहर से लग नहीं रहा है, तो एंगुलर मोमेंटम आपका कांस्टेंट होगा। और हमें पता है एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, L = I ω होता है, तो आपका I ω कांस्टेंट होना चाहिए। मतलब सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मल्टीप्लाइड बाय एंगुलर वेलोसिटी, ये कांस्टेंट होना चाहिए, ये मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट होना चाहिए क्योंकि L कांस्टेंट होगा। अब देखो जब वो बड़े सर्कल में घूम रहे थे तो एक्सिस से, अब अगर मैं इन इंसानों को
या डांसर्स को पार्टिकल्स मान के चलो, तो एक्सिस से सारे पार्टिकल्स दूर थे, और आपको पता है एक्सिस से जब सारे पार्टिकल्स दूर होते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा हो जाता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या है, m1r1² + m2r2²। तो r1 r2 r3 r4 जब ये ज़्यादा हो जाएगा तो ऑब्वियसली बात है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा। तो जब ये दूर थे तो इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा था, ठीक है, और उस समय इनकी एंगुलर वेलोसिटी ω1 था, I1 ω1, समझे। अब क्या हुआ बताओ, तो अगर सपोज करो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है तो ओमेगा थोड़ा सा कम था, मतलब टोटल मिला के जो भी था उनका एल का वैल्यू, उस एल के वैल्यू के हिसाब से कुछ ना कुछ इनका ओमेगा रहा है जिस ओमेगा से घूम रहे हैं। अब हुआ क्या, जब वो नज़दीक आ गए, बाहर से कोई फोर्स लगा नहीं है, टॉर्क लगा नहीं है, तो एंगुलर मोमेंटम तो कांस्टेंट ही रहने वाला है। अब जैसे वो नज़दीक आ गए तो एक्सिस से सारे पार्टिकल्स नज़दीक आ गए। एक्सिस से सारे पार्टिकल्स अगर नज़दीक आ गए हैं, इस केस में आप सिंपल सी बात है कि अगर नज़दीक आ गए हैं तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा पार्टिकल नज़दीक आने की वजह से। अब अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया और आप चाहते हो कि ये I × ओमेगा ये कांस्टेंट रहे, अब I अगर कम हो जाएगा तो ये प्रोडक्ट तो कम हो जाएगा, लेकिन हमने क्या बोला कि I ओमेगा कांस्टेंट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो इस हिसाब से क्योंकि I कम हो गया है, इस प्रोडक्ट को कांस्टेंट रखने के लिए ओमेगा खुद को बढ़ा लेता है, ओमेगा आपका इस बार बढ़ जाता है, I कम हो गया ओमेगा बढ़ गया, ताकि ये जो आपका प्रोडक्ट है I × ओमेगा वो कांस्टेंट रहे। तो I1 ω1 पहले केस में, जो कि पहले केस में एंगुलर मोमेंटम था, सेकेंड केस में एंगुलर मोमेंटम I2 ω2, ये दोनों सेम रहेगा। अगर I बढ़ेगा दूर रहने से तो ओमेगा कम हो जाएगा, स्पीड कम हो जाएगा घूमने का। अगर ओमेगा कम हो जाए, अगर I कम हो जाएगा तो कांस्टेंट रखने के लिए एंगुलर मोमेंटम को ओमेगा बढ़ जाएगा। तो जब वो दूर रहते हैं स्पीड कम होता है, जब नज़दीक आते हैं तो स्पीड बढ़ जाता है, बिकॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। वैसे ही एक सिंगल पर्सन का भी हम देख सकते हैं, जैसे किसी को कुर्सी पे बिठाओ और कुर्सी पे बिठा के बहुत ज़ोर से घुमाओ, या इसी को यहाँ पे हम देख लेते हैं, जैसे एक पर्सन सिंगल पर्सन है वो डांस कर रहा है, इसमें बैले डांसर में ऐसा भी होता है कि सिंगल पर्सन है वो डांस कर रहा है और घूम रहा है अपने एक पैर पे घूम रहा है। तो शुरू में क्या करेगा वो कि अपने सारे हाथ पैर जो पूरा ऐसे फैला लेता है। अब अगर वो हाथ पैर फैला के ऐसे घूम रहा है तो उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे सर से जाएगा। तो अगर मान लो उसने हाथ पैर फैला रखा है तो एक्सिस से जो बीच में ऐसे जा रहा है, एक्सिस से सारे पार्टिकल्स जो है वो दूर हो गए। अब एक्सिस से सारे पार्टिकल्स दूर हो गए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है बढ़ जाएगा, दूर हो गए मतलब बढ़ जाएगा, तो I बढ़ जाएगा। I बढ़ने की वजह से ओमेगा जो होता है वो कम रहता है, फिलहाल ओमेगा कम होगा। फिर घूमते घूमते वो क्या करता है, या अगर लड़की रहेगी तो वो क्या करती है कि अपने हाथ पैर जो एकदम अंदर ले लेती है। तो हाथ पैर अंदर ले लिया मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन पे सारे पार्टिकल्स नज़दीक आ गए। जैसे सारे पार्टिकल्स नज़दीक आ गए आपका I कम हो जाता है। अब अगर I कम हो गया तो I ओमेगा कम हो जाएगा, लेकिन I ओमेगा को तो कांस्टेंट रखना है, तो वो ओमेगा बढ़ जाता है, उसका एंगुलर वेलोसिटी जो है बढ़ जाता है। तो जब वो हाथ पैर एकदम अंदर कर लेती है तो बहुत तेजी से घूमने लग जाती है, अपने आप होता है ये चीज़ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की वजह से। फिर घूमते घूमते हाथ पैर जैसे फैला लेती है तब उसका स्पीड कम हो जाता है और ये देखने में बड़ा मज़ा आता है। तो ये कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इस शो को बड़ा ही आकर्षित और अट्रैक्टिव बना देता है, समझ गए। तो एक तो हो गया भाई आपके बैले डांसर्स का। दूसरा एक और चीज़ है, जैसे डाइवर्स की बात अगर हम लोग करें तो डाइवर्स के केस में भी ऐसा देखा जाता है। जैसे आपने देखा होगा डाइवर्स में मतलब एक प्लेटफॉर्म होता है, नीचे स्विमिंग पूल होता है या जो भी है पूल होता है, तो उसमें क्या करता है डाइवर्स को, उसको समर सॉल्ट बोलते हैं शायद, क्या हो रहा है यार, ये ऐसा पानी रहता है नीचे, इनको यहाँ से कूदना होता है इसके अंदर, लेकिन हवा में चक्कर लगाकर कूदना होता है। तो कंडीशन ये रहता है कि हवा में जब आप चक्कर लगाओगे तो जितने ज़्यादा चक्कर लगाओगे उतना पॉइंट्स आपको मिलेगा, लेकिन जब पानी में कूदो तो पानी में स्मूथ एंट्री होनी चाहिए, ठीक है, जितना स्मूथ एंट्री होगा उतना ज़्यादा मार्क्स मिलेगा। अब चक्कर लगाते लगाते अगर कूदोगे तो पानी के सारे छींटे यहाँ चले जाएगा, अगर छींटे निकले ज़्यादा तो आपके पॉइंट्स कटेंगे, तो इसलिए छींटे ना निकले इस बात का भी ध्यान रखना होता है। तो आपकी एंट्री स्मूथ होनी चाहिए। तो इससे क्या करते हैं, जैसे डाइवर क्या करेगा, पहले सीधा हाथ सीधा पूरा फैला के एकदम ऊपर और ऊपर ऐसे हवा में कूद जाएगा। तो शुरुआत में क्या होता है, हाथ पैर अगर मान लो स्ट्रेच रहता है तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होता है,
क्योंकि हाथ पैर ऐसे मान लो स्ट्रेच रहा, इस एक्सिस के अबाउट वो घूम रहा है, तो इस एक्सिस से पार्टिकल्स दूर हो जाएंगे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा, पार्टिकल्स दूर हो गए ना, तो आई ज़्यादा होगा, ओमेगा कम होगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या करता है, जैसे वो हवा में आता है वैसे अपने हाथ पैर ऐसे सिकोड़ लेता है, पूरा एकदम अंदर घुसा लेता है, हाथ पैर सब अंदर ले लेगा एकदम अंदर, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन के क्या हो जाएगा, बहुत करीब हो जाएंगे पार्टिकल्स, आई जो है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से एंगुलर वेलोसिटी घूमने की वो काफ़ी बढ़ जाती है, और फिर वो उसी तरह से चक्कर काटने लग जाता है। तो जितना ज़्यादा अंदर वो खुद को दबा के रखेगा उतना ज़्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा, उतना ही ज़्यादा एंगुलर स्पीड से घूमेगा। लेकिन जब वो पानी के नज़दीक आएगा तो ध्यान इस बात का भी रखना है कि अब घूमना बंद होना चाहिए, नहीं तो स्मूथ एंट्री नहीं हो पाएगी, छींटे पड़ेंगे हर जगह पे, मार्क्स कटेगा। तो उस समय जब वो स्मूथ एंट्री मारने वाला होता है तो फिर क्या करता है, वो हाथ पैर को पूरा स्ट्रेच कर देता है एकदम। हाथ पैर को स्ट्रेच कर दिया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिर से बढ़ गया, काफ़ी इतना बढ़ गया कि अब ओमेगा का वैल्यू काफ़ी कम हो जाता है। ओमेगा का वैल्यू कम होने की वजह से घूमना लगभग बंद हो जाता है और एंट्री जो होती है पानी के अंदर वो काफ़ी स्मूथ होती है, समझे। तो ये आपके एग्जाम्पल्स रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसका लास्ट टॉपिक आपका है एंड दैट इज रोलिंग मोशन। चलो देख लेते हैं रोलिंग मोशन क्या है। रोलिंग मोशन, देखो रोलिंग मोशन जो है इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ, इट इज सिंपली कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन, कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन। यहाँ पे ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन दोनों होगा। जैसे मान लो कोई एक स्फीयर लो या फिर कोई एक डिस्क लो और उसको ऐसे रोल कर दो किसी ज़मीन पर, तो वो गोल गोल घूम कर आगे जाता है, राइट। अब यहाँ पे देखो अगर वो गोल गोल घूम कर आगे जा रहा है तो रोटेशन तो हो ही रहा है अपने एक्सिस के अबाउट, गोल तो घूम ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ वो एक जगह से दूसरी जगह भी जा रहा है, ट्रांसलेशन मोशन भी हो रहा है। जैसे आपका फैन जो है वो प्योर रोटेशनल मोशन परफॉर्म करता है, एक ही जगह पे रहता है और घूमते रहता है, वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रहा है, मतलब ट्रांसलेशन मोशन नहीं कर रहा है, राइट। अगर सपोज करो किसी आप ऐसे ऑब्जेक्ट को, ये ऑब्जेक्ट है मान लो, या कोई एक ऐसा डब्बा है मान लो, बड़ा सा बॉक्स है, डब्बा है, उसे आप घसीट के आगे लेके जाते हो तो वो रोल नहीं करता है, वही रहता है और वो सिर्फ ट्रांसलेशन मोशन परफॉर्म करता है। अगर बड़ा सा डब्बा है उसको घसीट के आप आगे लेके जा रहे हो तो। लेकिन अगर सपोज करो कोई बॉल है, उस बॉल को मैंने ऐसे फेंक दिया तो बॉल रोल करता है, वो रोटेशन मोशन भी परफॉर्म करता है और साथ ही साथ आगे जा रहा है तो ट्रांसलेशन मोशन भी परफॉर्म करेगा, ठीक है। रोलिंग के केस में भी एक्चुअली 3 टाइप का रोलिंग होता है, पर उतना डिटेल आपके बुक में दिया नहीं है तो मैं बस ऊपर ऊपर से आपको बता दे रहा हूँ। 3 टाइप का रोलिंग होता है, एक प्योर रोलिंग होता है और बाकी 2 केसेस में स्लिपिंग भी होता है। आगे स्लाइड करने का मतलब है वो स्लाइड हो रहा है, स्लिप हो रहा है। स्लिपिंग 2 टाइप का होता है, एक तो फॉरवर्ड स्लिपिंग होता है, दूसरा बैकवर्ड स्लिपिंग होता है। उसका एग्जांपल आपको मैं देता हूँ कि जैसे मान लो एक प्योर रोलिंग की बात करते हैं और हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्योर रोलिंग की बात करेंगे। आपके सिलेबस में रोलिंग है तो प्योर रोलिंग ही है। तो मान लो आपके पास एक ऑब्जेक्ट है या कॉइन है, कुछ भी है, ये कॉइन कैसा ना कि इस तरह, या टायर है मान लो आपकी गाड़ी का, वो रोल करता है रोड पे, तो वो कैसा ना कि इस तरीके से जाएगा कि जितना उसका आगे बढ़ने का स्पीड होता है उतना ही उसका घूमने का भी स्पीड होता है। उसके घूमने का स्पीड और आगे जाने का स्पीड दोनों सेम होता है, तब हम कहते हैं कि वो प्योर रोलिंग कर रहा है। मतलब अगर सपोज करो उसका नीचे का हिस्सा है टायर का और ये अगर सपोज करो एक पूरा चक्कर लगा लेगा तो जैसे जैसे ये गिरते जा रहा है वैसे वैसे आगे बढ़ता जा रहा है। तो जब वो एक पूरा चक्कर लगा लेगा, एक पूरा चक्कर लगा लेगा तो उसका जो नीचे वाला हिस्सा था जो उसके टच में था वो वापस से नीचे के हिस्से में टच में आ जाएगा। मतलब मान लो नीचे का हिस्सा जो है ये अगर मान लो ज़मीन के टच में है, अगर ये पूरा एक चक्कर लगाता है और ये प्योर रोल करता है तो एग्जैक्टली एक चक्कर के बाद फिर से वो हिस्सा नीचे आ जाएगा और यहाँ पे जो डिस्टेंस कवर हुआ होगा वो पूरे एक सर्कल के बराबर होगा, दैट इज 2πr। तो एक पूरे चक्कर में पूरा 2πr डिस्टेंस कवर हुआ होगा। ये तभी होगा जब बॉडी प्योर रोलिंग कर रहा है, समझ गए। प्योर रोलिंग के अलावा फॉरवर्ड स्लिपिंग, बैकवर्ड स्लिपिंग होता है। मान लो किसी रीजन की वजह से, खराबी की वजह से या फ्रिक्शन कम ज़्यादा होने की वजह से अगर रोड और टायर के बीच में कुछ गड़बड़ी हो गई
तो एक होता है आपका बैकवर्ड स्लिपिंग। बैकवर्ड स्लिपिंग में क्या होता है कि गाड़ी या जो पहिया है आपका या जो भी ऑब्जेक्ट रोल कर रहा है वो घूमेगा तेजी से लेकिन आगे ज़्यादा जा नहीं पाएगा, तो उसका ट्रांसलेशन मोशन जो होगा वो स्लो होगा उसके रोटेशनल मोशन के कंपैरिजन में। तो वो तेजी से घूमता है लेकिन आगे बहुत स्लो जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? राइट, तो इसको बोलते हैं बैकवर्ड स्लिपिंग, वो स्लिप कर रहा है पीछे की ओर। एक केस ऐसा भी आता है कि घूम ही नहीं पाता लेकिन आगे भागे जा रहा है, इसको फॉरवर्ड स्लिपिंग बोलते हैं, कि घूमेगा बड़े आराम से लेकिन भागता बहुत तेजी से है। समझे? तो ऐसे केस में क्या होगा ना कि एक पूरे चक्कर में काफी डिस्टेंस कवर कर लिया रहेगा उसने। अभी तो फिलहाल प्योर रोलिंग में एक चक्कर लगाने के बाद 2πr डिस्टेंस कवर हो रहा था, ये जब तक एक चक्कर लगाएगा तब तक बहुत आगे भाग जाता है, तो इसको बोलते हैं फॉरवर्ड स्लिपिंग। बैकवर्ड स्लिपिंग में वो पूरा एक चक्कर लगा लेगा लेकिन 2πr डिस्टेंस कवर ही नहीं कर पाएगा, उससे पहले ही रह जाएगा। तो ये आपका बैकवर्ड स्लिपिंग हो गया, तेजी से घूम रहा है लेकिन आराम से आगे जा रहा है। फॉरवर्ड स्लिपिंग में क्या होगा, बड़े आराम से घूम रहा है लेकिन आगे बहुत फास्ट जा रहा है। और प्योर रोलिंग में क्या होगा, प्योर रोलिंग में जितना फास्ट घूम रहा है उतना ही फास्ट आगे जा रहा है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे प्योर रोलिंग की। तो प्योर रोलिंग में जैसे मान लो आपका कोई ऑब्जेक्ट है, रोल करने वाला ऑब्जेक्ट चाहिए। रोल करने वाला ऑब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है बताओ? जो गोले जैसा होगा, जैसे आपका रिंग हो गया, स्फीयर हो गया, डिस्क होगा, सिलेंडर होगा, चाहे हॉलो सिलेंडर हो या फिर सॉलिड सिलेंडर, तो ये सब रोल कर सकता है। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट के सामने डाला जो रोल कर सकता है, राइट। और हम बात करेंगे प्योर रोलिंग की, मैंने आपको पहले ही कह दिया है। तो ये मान लो सरफेस पे आपका रोल कर रहा है इस तरीके से। ओके, थोड़ा आगे ऊपर ले आते हैं, इस पे रोल कर रहा है। अब देखो रोल करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि जैसे मान लो ये जो ऑब्जेक्ट है इसका हर एक पार्टिकल आगे भी जा रहा है विद सम वेलोसिटी v, ये हम बोल सकते हैं कि इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है, इनफैक्ट सारे पार्टिकल्स की वेलोसिटी आगे की ओर है। पर हम अगर ट्रांसलेशन मोशन की बात करें तो सिर्फ हमें इसका ये पार्ट देखना है, जो इसका सेंटर ऑफ मास है उसी को लेके चलना है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास जिस वेलोसिटी से आगे जाएगा ट्रांसलेशन मोशन में हर एक पार्टिकल उसी वेलोसिटी से आगे जाएगा। तो तुम सेंटर ऑफ मास को पकड़ के चलो कि ये v वेलोसिटी से आगे जा रहा है, आगे भी जा रहा है और गोल गोल घूम भी रहा है। और घूमेगा किस वेलोसिटी से बताओ? घूमने की वेलोसिटी क्या होती है, घूमने का स्पीड क्या होता है? हमें पता है सर्कुलर मोशन में आपने v = r ओमेगा पढ़ रखा है। तो मान लो इसका रेडियस अगर r है तो ये घूम किस वेलोसिटी से रहा है, ये r ओमेगा वेलोसिटी से घूम रहा है। r ओमेगा से घूम रहा है और v से आगे जा रहा है, ऐसे मान के चलो। जब ये दोनों इक्वल हो जाए प्योर रोलिंग के लिए, वही हम पढ़ने वाले हैं, तो प्योर रोलिंग में आप ये लेके चल सकते हो कि दैट योर v = r ओमेगा। ये v उसके सेंटर ऑफ मास की स्पीड है या वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से बॉडी आगे जा रहा है, ट्रांसलेशन मोशन परफॉर्म कर रहा है जिस वेलोसिटी से, वो हो गया आपका v। जिस वेलोसिटी से घूम रहा है वो आपका r ओमेगा, और v = r ओमेगा हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए अब अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूं तो यहां पे दो टाइप की काइनेटिक एनर्जी आपको मिल जाएगी, क्योंकि यहां पे दो टाइप का मोशन भी हो रहा है, एक ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा है। देखो अगर मैं फैन की बात करूं कि फैन के पास कौन सी काइनेटिक एनर्जी है, तो आप बोलोगे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ½ I⍵², जो हम पढ़ चुके हैं। अगर मान लो किसी डब्बे को मैं सीधा ऐसे फेंक देता हूं तो उसके पास सिर्फ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी ½ mv²। समझ गए? लेकिन अगर कोई बॉडी रोल कर रहा है तो उसके पास दोनों एनर्जी होगी। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी तो होगी क्योंकि वो आगे जा रहा है ½ mv², और साथ ही साथ वो घूम भी रहा है तो उसके पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होगा, एंड दैट इज ½ mv²। तो हम यहाँ पे देखेंगे टोटल काइनेटिक एनर्जी E जो होगा दैट विल बी इक्वल टू E ट्रांसलेशनल प्लस E रोटेशनल, दोनों एनर्जी होगा। अब ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हम जानते हैं ½ mv² होता है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी हम जानते हैं कि ½ I⍵² होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसी पार्ट पे कि I = आप mk² लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो? देखो k जो है रेडियस ऑफ गायरेशन, उसका क्या फॉर्मूला था? रेडियस ऑफ गायरेशन, यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको इक्वेशन 1 लिख के मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ। देखो रेडियस ऑफ गायरेशन k का फॉर्मूला क्या था? √I/m। अगर आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे तो क्या हो जाएगा? k² = I/m। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा बताओ?
I इज इक्वल टू mk², है ना। तो ये इक्वेशन 2 हो गया। उसके अलावा यहाँ पे आप देखो तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा है ना, v इज इक्वल टू आर ओमेगा अगर है तो मुझे बताओ ओमेगा का वैल्यू क्या हो जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू v बाय आर हो जाएगा, इक्वेशन 3। अब एक काम करो, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 आई और ओमेगा का वैल्यू इक्वेशन 1 में डाल दो। सो पुट 2 and 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में डालोगे तो क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई का वैल्यू mk स्क्वायर और v का वैल्यू r ओमेगा, सॉरी ओमेगा इज इक्वल टू v बाय आर। तो ओमेगा की जगह पे आपको v बाय आर डालना है, v बाय आर का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा बताओ, ये e विल बी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ mk स्क्वायर v स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो देखो ध्यान से आप, ये हो गया आपका काइनेटिक एनर्जी, कमेंट करता हूँ, ये हो गया आपका ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी और ये हो गया आपका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। देख रहे हो ना, हमने इसको भी v स्क्वायर में, v के टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया। हालांकि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होता है, ये रहा, लेकिन हमने क्या कर दिया, इसको v के टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया। तो क्या बन गया, हाफ mk स्क्वायर v स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, हाफ mv स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। तो e इज इक्वल टू, अगर आप हाफ mv स्क्वायर कॉमन ले लेते हो तो अंदर क्या बचेगा बताओ, यहाँ पे बचेगा 1 प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, देखो हाफ mv स्क्वायर गया k स्क्वायर बाय आर स्क्वायर बच जाएगा, k स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो याद रखना, रोलिंग मोशन में टोटल काइनेटिक एनर्जी ये होता है, दिस इज टोटल काइनेटिक एनर्जी इन रोलिंग मोशन। जब भी वर्ड रोल आ जाए, रोलिंग आ जाए, तो सिर्फ हाफ mv स्क्वायर नहीं लिखना है, आपको ये इक्वेशन लिखना होगा काइनेटिक एनर्जी के लिए। दिस इज काइनेटिक एनर्जी फॉर रोलिंग मोशन, काइनेटिक एनर्जी फॉर रोलिंग मोशन। समझ गए, ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, तो ये काइनेटिक एनर्जी की बात हो गई यहाँ पे। और काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी, इन सब में एक काम करते हैं, वो जो इक्वेशन होगा मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब रोलिंग मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, जो ये आपका आखिरी टॉपिक है, ये हम देख लेते हैं। रोलिंग मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। तो एक इंक्लाइंड प्लेन मतलब प्लेन आपका थोड़ा सा एक एंगल पे होगा, तब के हम रोलिंग मोशन की बात कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे एक इंक्लाइंड प्लेन इमेजिन कर सकते हो इस तरीके से। मान लेते हैं कि ये थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है और यहाँ ये आपका h हाइट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और यहाँ पे आपने इस ऑब्जेक्ट को, जो ऐसा ऑब्जेक्ट को छोड़ा है जो रोल कर सकता है, ये नहीं डब्बा डाल दिया यहाँ पे, डब्बा रोल ही नहीं करेगा, स्लाइड कर जाएगा। एक ऐसे ऑब्जेक्ट को डाल दिया जो रोल कर सकता है, जिसमें रिंग आ सकता है, डिस्क आ सकता है, सिलेंडर आ सकता है, स्फीयर आ सकता है, राइट। और आपने इसको छोड़ दिया तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे होगी 0। नीचे आते आते इसकी मान लेते हैं जो फाइनल वेलोसिटी, मतलब h हाइट अगर वो नीचे गिरता है तो h हाइट नीचे गिरने के बाद इसके पास वेलोसिटी आएगी v। जो डिस्टेंस इस बीच में इसने कवर किया है वो है आपका s। समझ गए। चलो, इसके हम दो चीज़ों की बात करेंगे। एक तो इसकी वेलोसिटी निकालेंगे कि यहाँ तक आते आते कितनी होगी, दूसरा इसका नीचे की ओर क्या एक्सेलरेशन है ये भी हम देखेंगे, इस डायरेक्शन में क्या एक्सेलरेशन है ये भी देखेंगे। सबसे पहले वेलोसिटी की बात कर लेते हैं। अब वो कैसे निकालोगे, देखो ये पॉइंट ए एज्यूम कर लो और ये पॉइंट बी एज्यूम कर लो। ए पे जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी है वो यहाँ पे आते आते सारे काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आप बोल सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी जो ए पर आएगा दैट विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट बी। अब याद रखना कि बॉडी रोल कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी रोलिंग का आएगा, यहाँ पे हाफ mv स्क्वायर नहीं आएगा, समझे। तो काइनेटिक एनर्जी रोलिंग का क्या होगा बताओ, रोलिंग का काइनेटिक एनर्जी ये यूज करना है, हाफ mv स्क्वायर 1 प्लस k स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखो हाफ mv स्क्वायर 1 प्लस k स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ये हुआ आपका काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, बी की बात कर लेते हैं। बी, अरे गड़बड़ कर दिया, सॉरी। काइनेटिक एनर्जी एट बी होगा, सॉरी, बी पे काइनेटिक एनर्जी जो आएगा
वो बराबर होगा पोटेंशियल एनर्जी एट ए के। ए पे जो भी पोटेंशियल एनर्जी है वो यहाँ तक आते आते बी पे सारा काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब पोटेंशियल एनर्जी का तो वही फॉर्मूला होगा आपका एम जी एच, अच्छा इसको एम कैपिटल एम कर देते हैं, एम वी स्क्वायर, एम और एम हो जाएगा कैंसिल, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको वी स्क्वायर का वैल्यू मिल जाएगा, एंड दैट वी स्क्वायर विल बी इक्वल टू, सबको नीचे भेज दो, तो 2GH अपॉन क्या आ जाएगा 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, और वी स्क्वायर रूट ले लोगे तो आपका आ जाएगा अंडर रूट 2GH अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो ये आ गया आपकी वेलोसिटी। ठीक है, हमको एक्सेलरेशन भी चाहिए। एक्सेलरेशन चाहिए तो आप क्या करो, काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज कर लो, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2AS, और हमें S के केस में यहाँ पे काम करो, आप H और S में रिलेशन चाहिए तो साइन थीटा यूज कर लो। मैं साइड में लिख रहा हूँ, आप वहां पे भी लिख सकते हो। साइन थीटा क्या हो जाएगा बताओ, ऑपोजिट H अपॉन हाइपोटेनस S। तो यहां से आपको H का वैल्यू मिल जाएगा, H का वैल्यू नीचे, हमको S का वैल्यू चाहिए। S का वैल्यू क्या आ जाएगा बताओ, H अपॉन साइन थीटा। तो ये ध्यान रहे, S का वैल्यू क्या है, H अपॉन साइन थीटा। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू, इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, प्लस 2a, S का वैल्यू क्या आ जाएगा, H अपॉन साइन थीटा, H अपॉन साइन थीटा। v स्क्वायर आप यहाँ से ले लो, 2GH अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2GH अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2AH अपॉन साइन थीटा। तो 2 और 2 यहाँ से हो जाएगा कैंसिल, H और H यहाँ से हो जाएगा कैंसिल। फाइनली आपको A का वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगा, दैट इज इक्वल टू, देखो A इज इक्वल टू जी साइन थीटा अपॉन दिस, जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, दिस इज एक्सेलरेशन। तो रोलिंग मोशन के केस में वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का आपके पास इक्वेशन है, और दोनों ही आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों ही के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर पर डिपेंड करता है। के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का वैल्यू जो है वो ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सा ऑब्जेक्ट लिया। रिंग के लिए अलग होगा, डिस्क के लिए अलग होगा, सिलेंडर के लिए अलग होगा। तो इसका मतलब वेलोसिटी ऊपर अगर आप रिंग, डिस्क, सिलेंडर को छोड़ते हो तो नीचे आते आते वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सबका अलग अलग होगा अगर ऑब्जेक्ट अलग अलग है। तो ये जनरली आपके ट्रांसलेशन मोशन में नहीं होता है। अगर मान लो सिर्फ ट्रांसलेशन मोशन हो रहा होता, रोल नहीं हो रहा होता, आपने 3-4 डब्बे रख दिए अलग अलग, लेट्स से कि अलग अलग मास के, अलग अलग साइज के, तो सारे डब्बे एक साथ नीचे आएंगे और सबका जो एक्सेलरेशन होगा वो जी साइन थीटा ही होगा, सेम होगा। ट्रांसलेशन मोशन में सबका एक्सेलरेशन और नीचे आते आते सबकी वेलोसिटी सेम होती है, और सारे डब्बे अगर आपने सेम जगह पे रखे हैं तो सारे डब्बे एक साथ नीचे आएंगे। लेकिन अगर बॉडी रोल करने लग जाए तब सब अलग अलग टाइम लेकर नीचे आएंगे, अलग अलग वेलोसिटी के साथ। वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि उनका के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का वैल्यू क्या है, समझे। तो अब देखो डिनोमिनेटर में है के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, तो जिसका के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का वैल्यू सबसे ज्यादा होगा उसका एक्सेलरेशन और वेलोसिटी सबसे कम होगा। जिसका के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का वैल्यू सबसे कम होगा उसका एक्सेलरेशन और वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगा, वो सबसे ज्यादा तेजी से नीचे जाएगा। तो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का वैल्यू ये डिसाइड करेगा, मोर के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर लेस एक्सेलरेशन या फिर वेलोसिटी, जो भी है के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का वैल्यू डिसाइड करेगा कि एक्सेलरेशन वेलोसिटी बॉडी का क्या होगा। अब देखो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का वैल्यू निकालने का तरीका बड़ा सही है। के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का वैल्यू जो होता है वो n होता है। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी का n mr स्क्वायर है तो n mr स्क्वायर, ये आप देख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल हम रिंग की बात कर लेते हैं। यहाँ पे अगर मैं रिंग की बात कर, रिंग या तुम्हारे जो भी देखे रखा हुआ है कुछ भी ले लो, जैसे डिस्क ले लेते हैं हम लोग, डिस्क की बात कर लेते हैं। तो डिस्क का देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है, अपने जो रोल करेगा, मान लो डिस्क छोड़ दिया तो डिस्क ऐसा होगा, तो ये अपने सेंट्रल एक्सिस के अबाउट ही रोल करेगा। तो सेंट्रल एक्सिस के अबाउट डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो क्या होता है बताओ। सेंट्रल एक्सिस अगर ये घूमेगा ऐसे, तो सेंट्रल एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है हाफ mr स्क्वायर। तो जो mr स्क्वायर के साथ लगा रहे ना, ये देखो
आई इज इक्वल टू एन एम आर स्क्वायर, तो एन ही आपका के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर है। तो जो एम आर स्क्वायर के साथ लगा हो वही आपका के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा। तो मतलब डिस्क का एन क्या है 1/2 है, तो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का वैल्यू डिस्क के लिए क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। समझ गए। उसी तरीके से आप दूसरी चीज़ों का भी देख सकते हो। मैं 2-3 चीज़ें देख देता हूँ यहाँ पे। जैसे मान लो एक हो गया हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर रोल कर रहा है, हॉलो सिलेंडर या फिर रिंग। हॉलो सिलेंडर और रिंग दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होता है और इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो n का वैल्यू 1 है तो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का वैल्यू भी हो जाएगा 1। उसी तरीके से आप कोई दूसरा ऑब्जेक्ट ले लो, बताओ क्या, सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर, तो सॉलिड सिलेंडर और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होता है एंड दैट इज, डिस्क तो हम कर चुके हैं ना, वही सेम आपका I का वैल्यू हाफ एम आर स्क्वायर हो जाएगा। तो हाफ एम आर स्क्वायर होगा, इसका मतलब के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1/2। उसी तरीके से आपका और क्या है भाई, डिस्क हो गया, रिंग हो गया, हाँ स्फीयर, सॉलिड स्फीयर। तो सॉलिड स्फीयर के केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, सॉलिड स्फीयर के केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू होता है 2/5 एम आर स्क्वायर। तो एम आर स्क्वायर के साथ 2/5 लगा हुआ है, तो इस केस में के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा 2/5 हो जाएगा। हॉलो स्फीयर निकाल लोगे ना ये सब। अच्छा, ये सारे के सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है उसका पूरा लिस्ट बनाया हुआ है, आप मेरे हैंड रिटन नोट्स में देखोगे, आपके टेक्स्ट बुक में भी लास्ट में देके रखा हुआ है येलो पेजेस में पूरा। और मैंने वही सेम चीज़ आपको हैंड रिटन नोट्स में भी लास्ट में जो है पूरा का पूरा टेबल देके रखा हुआ है जिसमें सबका सब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू देके रखा हुआ है। ठीक है, तो वहीं से आप देख सकते हो सारी चीज़ें। फिर आपका अगर हॉलो स्फीयर होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हॉलो स्फीयर का अलग होता है। हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है 2/5 ना होकर 2/3 होता है, 2/3 एम आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देखोगे तो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का वैल्यू 2/3 हो जाएगा जो एम आर स्क्वायर के साथ लगा हुआ है। ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज़, अगर मैं रेशियो की बात करूँ तो रेशियो ऑफ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एंड टोटल काइनेटिक एनर्जी, अगर मैं टोटल काइनेटिक एनर्जी का रेशियो रोलिंग के केस में बोल रहा हूँ, टोटल काइनेटिक एनर्जी इज टू ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इज टू रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी अगर मैं लेता हूँ तो क्या आएगा। तो देखो हमने देखा था यहाँ पे टोटल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर था, हाफ एम वी स्क्वायर इज टू ट्रांसलेशन सॉरी टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या था, हाफ, यहाँ से ले लेते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर 1 + के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ये टोटल काइनेटिक एनर्जी थी। इज टू ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होता है, लेकिन हमने इसको इसमें कन्वर्ट किया था, देखो हाफ एम वी स्क्वायर के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। देख लो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर भी होता है, लेकिन हमने इस फॉर्म में भी कन्वर्ट करके रखा है, तो उसमें आ रहा है हाफ एम वी स्क्वायर के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो अगर हाफ एम वी स्क्वायर सब में से कैंसिल आउट कर दो, रेशियो है ना, तो आपको क्या मिलेगा बताओ, टोटल विल बी 1 + के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज टू 1 इज टू के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। अब रेशियो में ये अरेंजमेंट अलग हो सकता है, पहले ट्रांसलेशन डाल देंगे तो पहले 1 आ जाएगा, टोटल लास्ट में डालेंगे तो ये भी लास्ट में चला जाएगा, पर इन तीनों का रेशियो जो है टोटल ट्रांसलेशन रोटेशन 1 + के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर 1 और के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ये इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, समझ गए। इन कॉन्सेप्ट्स के अलावा कुछ एक आध कॉन्सेप्ट मैं आपको और बता देता हूँ। जैसे आपको हो सकता है कि 2 चीज़ें और पूछी जाए जिसका डिस्कशन आपके चैप्टर में नहीं हुआ है, कि रोटेशनल मोशन में वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा। तो आप एनालिसिस से आप देख सकते हो, लीनियर मोशन के एनालिसिस से आप सारा फॉर्मूला निकाल सकते हो। रोटेशनल मोशन में जो वर्क डन होगा, आप देखो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, F.S होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है। फोर्स की जगह पे यहाँ पे आता है टॉर्क और डॉट थीटा, टाउ डॉट थीटा, समझ गए। अगर आपका टॉर्क कांस्टेंट नहीं है तो इंटीग्रेशन आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ टाउ डी थीटा, क्योंकि फोर्स की जगह पे टॉर्क आता है, डिस्प्लेसमेंट की जगह पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आता है। दूसरी बात, यहाँ पे पावर की बात अगर मैं करूं तो पावर P = क्या होगा, एक तो वर्क डन अपॉन टाइम होता है आप जानते हो, और दूसरा
लीनियर मोशन में पावर का फॉर्मूला होता है एफ डॉट वी, एफ डॉट वी। इसका भी लिस्ट मैंने देके रखा हुआ है, एक बार देख लेना। फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट होता है। फोर्स की जगह पे यहां पे आ जाएगा टॉर्क, डॉट वेलोसिटी की जगह पे यहां पे आ जाएगा एंगुलर वेलोसिटी। तो ये फॉर्मूला, दो फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। हो सकता है इसमें न्यूमेरिकल आ जाए, राइट, तो वो तो हम देख लेंगे। वैसे तो ये वर्क डन और पावर का एक, और दूसरा एक और चीज काइनेमेटिकल इक्वेशंस, जो लीनियर मोशन में आपने पढ़ रखा है, वो काइनेमेटिकल इक्वेशंस भी यहाँ पे आपको पूछा जा सकता है, या इस पर क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, काइनेमेटिकल इक्वेशंस। तो काइनेमेटिकल इक्वेशंस रोटेशनल मोशन के लिए जो होंगे, उसमें कंडीशन क्या है आपका, कि आपका अल्फा होना चाहिए कांस्टेंट, एंगुलर वेलोसिटी जो है वो होना चाहिए कांस्टेंट। तो आपको 4 काइनेमेटिकल इक्वेशन यहाँ पे याद रखने हैं। 3 होता है लेकिन चौथा भी हम निकाल के हमारा काम आसान कर सकते हैं। जैसे कि देखो, लीनियर मोशन के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ताकि आपको फिर उससे आप कंपेयर करोगे तो आपको ज़्यादा बेटर पड़ेगा। तो लीनियर मोशन में देखो 3 इक्वेशन जो आप बार बार लिखते रहते हो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसके अलावा एक इक्वेशन और है, आपको याद रखना है, u प्लस वी अपॉन 2 इंटू टी। अब इसमें आप जानते हो कि s आपका डिस्प्लेसमेंट, u इनिशियल वेलोसिटी और v फाइनल वेलोसिटी, a है एक्सेलरेशन और t है टाइम। जब आप इसको लिखोगे रोटेशनल मोशन के लिए, रोटेशनल मोशन लिख देता हूं यहाँ पे, रोटेशनल मोशन के लिए 4 इक्वेशंस आपके पास आएंगे। तो देखो, वेलोसिटी की जगह पे आपको क्या करना है, एंगुलर वेलोसिटी यूज करना है। डिस्प्लेसमेंट की जगह पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा यूज करना है, और एक्सेलरेशन की जगह पे एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा यूज करना है, बस और कुछ नहीं। हम फाइनल वेलोसिटी को ओमेगा लिखेंगे और इनिशियल वेलोसिटी को ओमेगा नॉट लिखेंगे। ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस ए की जगह पे अल्फा आ जाएगा इंटू टी, एस की जगह पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा आ जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, दूसरा इक्वेशन आ गया। और तीसरा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट का स्क्वायर प्लस 2, ए की जगह पे अल्फा, एस की जगह पे थीटा, तीसरा इक्वेशन आ गया। और फाइनल इक्वेशन आपका क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा अपॉन 2 इंटू टी। तो ये है काइनेमेटिकल इक्वेशंस। ये चीज़ें जो है आपको इस पर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं। तो कुछ रहेगा तो हम बिल्कुल डेफिनेटली उसको डिस्कस जरूर करेंगे। तो बच्चों, यहाँ पे आपका चैप्टर होता है खत्म, थियरी पार्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है। फिर इसके बाद आपका न्यूमेरिकल्स होगा, न्यूमेरिकल के वीडियोस आ जाएंगे, मोस्ट प्रॉब्ली 2 वीडियो में सारे न्यूमेरिकल्स कवर हो जाएंगे, राइट। तो ये जो फर्स्ट चैप्टर आपका रोटेशन डायनेमिक्स है, ये भी यहाँ पे जो है वो एंड होने पर आ चुका है, न्यूमेरिकल्स बचा हुआ है। आगे की पढ़ाई के लिए आपको ऑल द बेस्ट, थैंक यू।